हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप तो अच्छा आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए सीए फाइनल एफआर के 100% सिलेबस की रिवीजन वीडियो लेके आऊँ, तो उसी प्रॉमिस के तहत आज मैं फर्स्ट रिवीजन वीडियो लेके आऊँ, जिसमें मैं आप लोगों को इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिवीजन कराऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपको बता देता हूँ। मैं आप लोगों को सीए फाइनल एफआर के 100% सिलेबस का रिवीजन कराऊंगा। मैं आपको हर चैप्टर और इंडेस के 100% कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराऊंगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट टेक्निकल हुआ तो मैं उसे बड़े आसान तरीके से आपको रिवाइज कराऊंगा, और अगर नीड हुई तो मैं एग्जाम्पल कोट करके उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा। ये जो वीडियो है रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कॉन्सेप्ट कवर करा पाऊं। लेकिन मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आपको 100% कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, एकदम टर्न टर्न रिवीजन कराऊंगा। इंडिया 16 के जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है, सर हमने वीडियो को लाइक कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करना है, सर हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और वीडियो का लिंक ना अपने सब दोस्तों से शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं इंडिया 16 का रिवीजन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए, इंडिया 16 ये कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो टेंजिबल आइटम है। क्या है वो? टेंजिबल आइटम है जो दो कंडीशन पूरी करती है। पहली कंडीशन, आपने उसे हेल्ड कर रखा है। किस पर्पज के लिए? या तो यूज इन द प्रोडक्शन पर्पज, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और रेंटल टू अदर, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। मतलब इन चारों में से कोई एक पर्पज हो, एंड एक्सपेक्टेड है कि आप उस एसेट को यूज करेंगे मोर देन 12 मंथ। यहां पे मोर देन 1 पीरियड लिखा, 1 पीरियड का मतलब होता है 12 मंथ। टेंजिबल आइटम वो होती है जिनका फिजिकल सब्सटेंस होता है। देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो टेंजिबल आइटम है जो दो कंडीशन क्वालिफाई करती है। पहली कंडीशन क्या है कि हमने उसे हेल्ड कर रखा, या तो किस पर्पज के लिए? प्रोडक्शन पर्पज के लिए। जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, मैं ना एक प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक। अब उस प्रोडक्ट को जो मैं बनाता हूं, मैन्युफैक्चर करता हूं, उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, एक मशीन परचेज कर रखी है। तो जो मशीन है वो मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगी, क्योंकि मैं उसे यूज करता हूं प्रोडक्शन के लिए, ठीक। मेरा ना कोरियर का काम है, और जो मैं कोरियर की डिलीवरी करता हूं ना, मेरे पास ना खुद का ट्रक अपने ना, तो मैं ट्रक के थ्रू डिलीवरी करता हूं। तो जो ट्रक है उसका क्या यूज हो गया? सर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे सर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं और मैं उसमें होलसेल का काम करता हूं, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर भी और होलसेल का काम करता हूं। तो मैं जो डिलीवरी करता हूं ना, मेरे जो भी होलसेल आपका कस्टमर है उनके पास, मैं अपने ट्रक यूज करता हूं, सप्लाई ऑफ गुड्स। आगे लिखता है रेंटल टू अदर। देखिए, अगर एंटिटी के पास लैंड है या बिल्डिंग है, या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है, या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है, और उसने उनको रेंट पे दे रखा है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। हम इंडेक्स 40 में डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, मतलब जितनी एसेट है आपने रेंट पे अगर दे रखी है, तो वो आपकी पीपी के अंदर आ जाएंगे, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए हमारी जो कंपनी है, प्लांट हमारा उत्तराखंड के अंदर है, हमने ना दिल्ली में एक ऑफिस ले रखा है, एक बिल्डिंग ले रखी, ठीक, और उसमें हम क्या करते हैं, सारा एडमिन काम करते हैं, तो क्या आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, ठीक। जो असेट है मैं उसको यूज करता हूं इन चारों में से किसी एक पर्पज के लिए, या मोर देन वन पर्पज के लिए, एंड उसकी जो लाइफ है वो मोर देन आपका 12 मंथ है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान के चलता हूं मैं इस असेट को लेके आया, मैंने इससे पूछा कि क्या प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट हो? इसने कहा साहब डेफिनेशन लगा के देख लो। मैंने डेफिनेशन लगा के देखी, तो इसने क्या किया, डेफिनेशन क्वालिफाई कर दी, तो मेरे लिए क्या बन गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब मैं इसे क्या करूंगा, बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक। दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक कॉन्सेप्ट का नाम होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप रिस्पेक्टिव आइटम को रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे। और एक आता है कॉन्सेप्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या है कि आप उस आइटम को कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। मेरी बात सुनिए ध्यान से ना, मैं इस सेट को रिकॉर्ड करूंगा नहीं करूंगा, इसके लिए क्या करूंगा? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया चेक करूंगा, ठीक। अब अगर मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा तो कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा, दैट इज कॉल्ड आपका मेजरमेंट। आइए पहले बात करते हैं रिकॉग्निशन की। इंडिया 16 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एज ए असेट रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। अगर वो दो कंडीशन क्वालिफाई करती है। एक कंडीशन क्या है कि उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले, और सेकंड, उसकी कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर पाए, ठीक। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। हमने असेट को रिकॉर्ड कर लिया, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक। अब इसको कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करें? कहता है मेजरमेंट के लिए आप क्या करेंगे, अपना दो स्टेज के ऊपर बात करेंगे, एक इनिशियल रिकॉग्निशन और एक आपका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड करना। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बैलेंस शीट डेट पर, रिपोर्टिंग डेट पर रिकॉर्ड करना, ठीक। फिर से मेरी बात सुनना, मैं इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेके आया, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या किया, डेफिनेशन चेक की, पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई होगी। फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया चेक किया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब मैं इसे क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं इसे कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, दैट इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन। जब पहली बार मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा बुक्स में।
सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब है बैलेंस शीट डेट पे मैं इसे कितनी वैल्यू पे दिखाऊंगा। आइए बात करते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन की। कहता है ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, चाहे आपने उसे एक्वायर किया या कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक, आप उसे क्या करेंगे, इनिशियली कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। किस पर रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, इनिशियली हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस पर रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। अब एक एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कॉस्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। सिंपल बोलूं तो कॉस्ट में आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आएंगी। अगर मैं एक जनरल प्रोविजन की बात करूं, जनरल प्रोविजन क्या कहता है? जनरल प्रोविजन ये कहता है कि एनी एक्सपेंसेस ऑब्लिक कॉस्ट इनकर्ड, मेरी वर्डिंग सुनो, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? एनी एक्सपेंसेस ऑब्लिक कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू पीपी, एनी एक्सपेंसेस ऑब्लिक कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू पीपी शैल बी कैपिटलाइज्ड। आप किसी खर्चे और अमाउंट को कैपिटलाइज कर देंगे पीपी के रिगार्ड में इफ such expenditure is necessary to bring the asset to its present location and condition and to be capable of operating in the manner as intended by the management। चलिए कुछ टेक्निकल डेफिनेशन नहीं होगी, चलो आसान शब्दों में बताता हूं। कहता है कोई भी ऐसा खर्चा या अमाउंट जो आपने पीपी के रिगार्ड में इनकर्ड किया है, आप उसे कैपिटलाइज कर देंगे अगर वो अमाउंट इनकर्ड करना नेसेसरी था। क्यों नेसेसरी था? क्योंकि असेट को जिस पोजीशन और कंडीशन में मैनेजमेंट चाहता था, वो उस पोजीशन और कंडीशन में कैपेबल बनाने के लिए वो एक्सपेंडिचर नेसेसरी था, ठीक। सिंपल सी बात यहां पे ये है कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर शैल बी कैपिटलाइज्ड। आइए अब डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पहले हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट में क्या क्या आएगा। कहता कॉस्ट में परचेज प्राइस आएगा। अब मैं ये जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं उस असेट को लेकर डिस्कस कर रहा हूं जो हमने परचेज की, या उस असेट को लेकर डिस्कस कर रहा हूं जो हमने कंस्ट्रक्शन की है। मैं आपको बता दूं दोनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, हम कॉमन बात यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? आई मीन टू से, असेट आप परचेज करोगे तो डायरेक्ट कॉस्ट आएंगी, असेट को अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट आएंगी। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? देखिए, अगर आपने असेट परचेज की है तो परचेज प्राइस आएगा, जी सर। अगर परचेज प्राइस के साथ कोई टैक्स आपने पे किया है, वो रिफंडेबल नेचर का है, तो हम उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल नेचर का तो उसे हम क्या करेंगे? कॉस्ट का पार्ट मानेंगे, ठीक। आपने कोई टैक्स या ड्यूटी पे की है जो नॉन रिफंडेबल नेचर की, उसे हम क्या करेंगे? कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? इसमें से हम लोग ना ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट को माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब ये ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट क्या होती है, आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मान के चलते हैं मैंने क्या किया, एक लैपटॉप परचेज करना था, ठीक है? मैं लैपटॉप की दुकान पर गया, मैंने कहा भाई साहब लैपटॉप कितने का? उसने कहा 1 लाख का लैपटॉप है। मैंने कहा कोई डिस्काउंट है? उन्होंने कहा सर अभी ना 5% डिस्काउंट चल रहा है, आपको लैपटॉप पड़ेगा 95,000। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ये डिस्काउंट आपका ट्रेड के ऊपर, ठीक। तो इसे हम क्या करेंगे? कॉस्ट में से एडजस्ट कर देंगे। एक बात होगी। दूसरी बात, मैं एक लैपटॉप परचेज करने गया, मैं अलग एग्जाम्पल बना रहा हूँ। मैंने कहा लैपटॉप है, उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा कितने का? उन्होंने कहा 120 का। मैंने कहा कोई डिस्काउंट? उन्होंने कहा साहब कोई डिस्काउंट नहीं है। मैंने कहा यार मेरे को 100 लैपटॉप चाहिए। उन्होंने कहा बैठ के चाय चाय पियो ना आप। मैंने कहा मतलब? कह रहे सर हो जाएगा डिस्काउंट ना। उन्होंने क्या किया, मान लो 5% या 4% डिस्काउंट कर दिया एक लैपटॉप पे, तो दिस इज कॉल्ड आपका रिबेट, वॉल्यूम रिबेट हो गया एक तरीके से ये, ठीक। एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट बेसिकली कब आता है? कंपनियां क्या करती है, पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कहती है कि अगर आप 10 डेज के अंदर 15 डेज के अंदर पेमेंट करोगे तो हम आपको ये डिस्काउंट दे देंगे। दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट जो है, इसके बारे में इंडिया 16 साइलेंट है, लेकिन आईसीआई जो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, ऐसे डिस्काउंट को हम कोर्स के साथ एडजस्ट नहीं करते, बल्कि उसे पीनल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। आप एक काम करेंगे, एफआर क्विकर के जो नोट्स हैं और इंडिया 16 के नोट्स आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिए होंगे। आप यहां पे आएंगे पेज नंबर 1.3, देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पीपी, ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ पीपी, सेटलमेंट डिस्काउंट जो है आप उसे अदर इनकम कंसीडर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैं असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया होगा? मटेरियल परचेज किया होगा। तो यहाँ पे जो आपका परचेज प्राइस है वो मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, इंक्लूडिंग आपका कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी या नॉन रिफंडेबल टैक्स। आगे लिखते हैं कॉस्ट में क्या आएगा। एक तो परचेज प्राइस आ गया आपका, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम डिस्काउंट एंड एक्सक्लूडिंग वो टैक्स जिनका हमें रिफंड मिल जाएगा और इंक्लूडिंग वो टैक्स जिनका हमें रिफंड नहीं मिलेगा। सेकंड कहता है डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट आ सकती है? जैसे मान लो मैंने क्या किया, अपने ऑफिस के लिए एक एसी परचेज किया। अब ऑफिस के लिए अगर मैं एसी परचेज करता हूं तो मेरे लिए क्या बन गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जी सर। क्योंकि हम लोग ना कभी भी असेट जो है उसकी आपका डिस्क्रिप्शन से या नेचर से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसके यूज से आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे लिए पीपी है या नहीं है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं आपसे पूछता हूं, बताइए एक ट्रक है, क्या वो पीपी है? सबसे पहले सर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका यूज क्या है। अगर मैं इसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए यूज करता हूं
तो क्या बन गया, ये पीपी बन गया। लेकिन मान लो मेरा बिजनेस ही क्या है, ट्रक को परचेज करके सेल करना है, या मैं ट्रक को हेल्प फॉर सेल रखता हूँ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो मेरे लिए इन्वेंट्री बन जाएगा। एसी, अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, एसी को अपने ऑफिस में यूज करता हूँ, तो मेरे लिए पीपी बन गया। मेरा काम ही क्या है, एसी को खरीदना बेचना है, तो मेरे लिए इन्वेंट्री बन गई। तो कभी भी हम लोग ना डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट के बेस पे जाएंगे, बल्कि कैसे जाएंगे, उसके यूज के बेस पे, ठीक है। अब मैंने ऑफिस के लिए एक एसी परचेज किया, तो परचेज प्राइस यहाँ पे आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब जब मैंने एसी परचेज किया तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब डिलीवरी कौन कराएगा? उसने कहा, साहब देखिए हमारा काम सिर्फ एसी बेचना, बाकी सारी जिम्मेवारी आपकी है। तो मैंने उसको मान लो एक रिक्शा में लोड कराया, 20 रुपीज लगे। फिर मैंने क्या किया, जो फ्रेट था वो इनकर्ड किया, फिर अनलोड कराया, फिर एसी को मैंने इंस्टॉल कराया। ये सारी सारी कॉस्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, हम इसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। जैसे मान लो मैं किसी असर का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो उसमें क्या क्या आएगा, आपका लेबर कॉस्ट आ जाएंगी। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की ऑफिस यूज के लिए, तो मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई, स्टैंप ड्यूटी आ जाएंगी। सो बात की एक बात क्या कि जितने डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी सारी आ जाएंगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ असेट ऐसी होती है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक मशीन परचेज की, अब उसे मेरे को असेंबल कराना पड़ेगा, तो असेंबली कॉस्ट आ जाएगी। मशीन को प्रॉपर यूज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक साइट बनवानी पड़ेगी, तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आ जाएगी। स्टैंप ड्यूटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। मान लो जो मशीन है मैंने एक ब्रोकर के थ्रू परचेज की थी, तो जो ब्रोकरेज फी है वो आ जाएगी। क्यों ब्रोकरेज फी आ जाएगी? क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन गई। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा? मैं आपको बता दूं, अगर एम्प्लॉय ना डायरेक्टली एंगेज है असेट के कंस्ट्रक्शन में, एक्विजिशन में, तो हम उस कॉस्ट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। एक प्यारी सी बात और डिस्कस करते हैं। मैंने एक मशीन परचेज की, अब वो जो मशीन है ना, वो प्रॉपर प्रोडक्शन में लाने के लिए 10 kg रॉ मेटेरियल उसके अंदर प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब वो 10 kg रॉ मेटेरियल को वेस्ट करेगी। अब ये जो 10 kg में रॉ मेटेरियल वेस्ट करूंगा, दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रायल रन। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल रन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे। मान लो इस 10 kg की जो कॉस्ट आई वो 10,000 आई, तो हम क्या करेंगे, 10,000 को कैपिटलाइज कर देंगे। अब जो ये ट्रायल रन के बाद इससे जो प्रोडक्शन आया होगा, वो एज ए स्क्रैप हमने बेच दिया, और जो स्क्रैप बेचे हैं वो 3,000 की बेची है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। अब यहाँ पे ना एक इशू राइज हुआ। इशू क्या राइज हुआ, ट्रायल रन में हमने जो कॉस्ट इनकर की वो मान लो 10,000 है, और ट्रायल रन के बाद जो स्क्रैप आई वो मान लो 12,000 पे बिक गई। तो जो 2,000 का एक्सेस अमाउंट है, क्या हम इसे इनकम माने या कॉस्ट में एडजस्ट करें? कहता है पीपी की कॉस्ट में एडजस्ट करें, क्योंकि ये ड्यू टू पीपी आपने अमाउंट इनकर किया है। यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन दे रखी है। चलें, हाँ जी सर। कभी कभी क्या होता है, मैं दो असेट को एक साथ परचेज करता हूं, या दो से ज्यादा असेट को एक साथ परचेज करता हूं, या दो से ज्यादा पीपी का कंस्ट्रक्शन एक साथ करता हूं। तो 2 या मोर पीपी की जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आपका, अगर वो कंबाइन इनकर्ड हो रही है, या एक्विजिशन कॉस्ट अगर वो कंबाइन इनकर्ड हो रही है, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो उसे हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक बेस पे एलोकेट कर देंगे। सो बात की एक बात क्या है कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट अगर 2 या मोर पीपी में आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप उसे क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। जो पॉइंट नंबर डी है ना, इसको मैं थोड़ी देर के बाद प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको भी हम लोग पेंडिंग रख लेते हैं। अब डिस्कस करते हैं कोस्ट में क्या क्या नहीं आएगा। कोस्ट में क्या क्या नहीं आएगा, इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमने क्या किया, अभी अभी एक सिनेमा हॉल बनाया। ऐसा सिनेमा हॉल ना आसपास के एरिया में कहीं पे भी नहीं है। अब हमें लगा कि यार इतना अच्छा सिनेमा हॉल है, हमने इसके ऊपर ना 10 करोड़ रुपीज इनकर्ड कर दिया, मान लो आपका 40 करोड़ इनकर्ड कर दिया है। अब सिनेमा हॉल का अगर लोगों को नहीं पता लगा तो लोग नहीं आएंगे, तो ये चल नहीं पाएगा। अब हमने इसके लिए क्या किया, हमने ना एक स्टार को बुलाया। मान लो स्टार कहता है मैं अपनी फ्रेंड को लेके आया, हमने कहा आजा आजा। अब स्टार ने क्या किया, 2 करोड़ रुपीज लिए, और 1 करोड़ का खर्चा हमारा वैसे हो गया, क्योंकि हमने लोगों को खाना वगैरह खिलाया, भीड़ बड़ी आई हुई थी, ठीक है। तो उन सबको मैनेज किया, तो सारी कॉस्ट अपनी 3 करोड़ की कॉस्ट आ गई। तो मेरी आप लोगों से क्वेरी है कि जो ये 3 करोड़ की कॉस्ट है, क्या हम इसे कैपिटलाइज करेंगे? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रमोशनल एक्टिविटी है। ये क्या है, प्रमोशनल एक्टिविटी है। बात सुनिए ध्यान से। हमने एक सिनेमा हॉल बनाया, अलग एग्जांपल ले रहा हूं। ऐसा सिनेमा हॉल आसपास नहीं है, लेकिन अब लोगों को सिनेमा हॉल की फीचर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को लेके आना पड़ेगा। अब उसके लिए हमने क्या किया, हमने ना एक प्रमोशनल एक्टिविटी स्टार्ट की कि हमने आसपास एडवर्टीजमेंट की, न्यूज़पेपर में ऐड निकाली। तो ये सारी प्रमोशनल एक्टिविटी है, ये कोस्ट का पार्ट नहीं मानी जाएगी, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमने क्या किया, सिनेमा हॉल बनाया, आसपास ऐसा सिनेमा हॉल नहीं है, ठीक जी सर। अब हमने क्या किया, इनिशियली ना 3 मंथ के लिए जो टिकट का प्राइस है उस पर डिस्काउंट कर दिया 50%। और ये जो 50% डिस्काउंट हमने किया, इसकी वजह से हमें मान लो 15 लाख का नुकसान हो गया है। तो क्या ये जो नुकसान हुआ है इससे हम कैपिटलाइज करेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि ये भी आपकी क्या है, प्रमोशनल एक्टिविटी है। तो जो भी प्रमोशनल एक्टिविटी हम उसे कभी भी कोस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। एम्प्लॉय कोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर एम्प्लॉय क्या है, डायरेक्ट एंगेज है एक्टिविटी में,
आपका इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ पीपी, तो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे एम्प्लॉय कॉस्ट को, बाकी एम्प्लॉय कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा, कहता है जो आपके रूटीन के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड है, वो नहीं आएंगे। अगर आपने किसी न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च किया है, उसके ऊपर खर्चा किया, वो नहीं आएगा। मान लो मेरा बिजनेस ना लोकेशन ए पे है और मेरे को लगता है यार लोकेशन ए पे बिजनेस सही नहीं चल रहा, तो लोकेशन बी पे लेके जाते हैं, यहाँ पे अच्छी मार्केट है, तो मैंने क्या किया, बिजनेस को शिफ्ट कर लिया। लोकेशन बी के यहाँ पे जो मैंने पीपी वगैरह एक्वायर किए होंगे वो तो सब कैपिटलाइज हो जाएंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ आपका इंड AS 16। लेकिन जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ पर अपना बिजनेस शिफ्ट किया, तो बिजनेस शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर नहीं आपके कैपिटलाइज होंगे। अगर हम कोई न्यू फैसिलिटी वगैरह लॉन्च करते हैं, नई जगह पे बिजनेस लॉन्च करते हैं, तो वो सब कोस्ट का पार्ट नहीं माने जाएंगे। कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गए, कोस्ट का पार्ट नहीं माने जाएंगे। ऑपरेटिंग लॉस बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, अब उस प्रोडक्ट का जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो मार्केट के हिसाब से रखना पड़ेगा। मान लो 400 आया है, लेकिन मेरी जो इनिशियली कॉस्ट आ रही है ना वो ज्यादा आ रही है और वो 500 की कॉस्ट आ रही है, तो मेरे को 100 का नुकसान हो रहा है। तो क्या मैं इस नुकसान को कैपिटलाइज करूंगा? मना कर दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग लॉस है। मैंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए कुछ फ्री सैंपल बांटे, तो जो मैंने फ्री सैंपल बांटे वो मेरी प्रमोशनल एक्टिविटी है, वो कोस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। चलें आगे। हाँ जी सर, तो कोस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, जिस दिन असेट मेरी रेडी टू यूज हो जाती है उस दिन तक के खर्चे हम कैपिटलाइज करते हैं, उसके बाद के खर्चे हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते। सो बात की एक बात क्या है कि जैसे मान लो मेरी असेट यहां पे रेडी टू यूज होगी, तो मैं यहां तक के खर्चे कैपिटलाइज करूंगा, इसके बाद के खर्चे कैपिटलाइज नहीं करूंगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने एसेट को परचेज किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया एसेट का, उसके लिए जो फाइनेंस अरेंज किया, मैंने लोन लिया है, तो बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में इंड AS 23 में। यहाँ पे मैं हल्का फुल्का सा बता देता हूँ। अगर बोरोइंग कॉस्ट एंटिटी इनकर करते इन रिलेशन टू क्वालिफाई एसेट, तो हम उसे कैपिटलाइज करेंगे। अगर बोरोइंग कॉस्ट एंटिटी इनकर करती इन रिलेशन टू क्वालिफाई एसेट, तो कैपिटलाइज करेंगे। अगर एंटिटी बोरोइंग कॉस्ट इनकर करती अदर देन ऑन क्वालिफाई एसेट, तो उसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। आइए, तो जो भी बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट है वो आपका इंड AS 23 के अकॉर्डिंग होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो क्या होता है, ये एक एरिया है जिस पे मैंने फैक्ट्री बनानी है। अब इसके अंदर ना इतने एरिया में मेरी फैक्ट्री बनेगी, तो बाकी एरिया क्या है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अभी खाली रहेगा। और हमें मान लो कंस्ट्रक्शन में टोटल 3 ईयर लगने हैं या 2 ईयर लगने हैं, तो हमने क्या किया, इसे ना टेम्परेरी पार्किंग साइट बना दी। आसपास में जो मार्केट है ना उसमें पार्किंग की समस्या रहती थी, तो हमने लोगों को बोला कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर लेना और हम उसके बदले में पैसे ले लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जो मैंने पार्किंग के ऊपर अमाउंट इनकर्ड किया है और जो मैं इससे इनकम अर्न करूंगा, क्या मैं उसे कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री में कैपिटलाइज करूंगा, और जो इनकम अर्न करूंगा उससे मैं डीकैपिटलाइज करूंगा कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री को। मैं आपको बता दूं, इंड AS 16 ये कहता है कि एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और एनी इनकम अर्न ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन shall not be capitalized or decapitalized if such expenditure or income are not related to construction of आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर वो खर्चा जो आपने इनकर किया है, जो इनकम आपने अर्न की ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, उसे कैपिटलाइज या डीकैपिटलाइज नहीं करेंगे। हाँ, जो आपने अलग से एक्सपेंडिचर इनकर किया है, अगर वो पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई कर जाता है तो उसे आप कैपिटलाइज कर दो अलग से पीपी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट की क्वेरी हो जाती है कि सर मान लो आप ये फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इसी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है पार्किंग, आपने उसी कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या किया, पार्किंग को डेवलप किया, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर पार्किंग चाहिएगी, तो फिर तो ये इसी का पार्ट बन गया ना। अगर मान लो पार्किंग में फैक्ट्री के लिए ही बना रहा हूं, तो फिर तो ये इसी का पार्ट बन गया, फिर तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने एक एसी परचेज किया। अब एसी को इंस्टॉल करना था, तो मैंने क्या किया, इंस्टॉलेशन वाले को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे ना एसी को इंस्टॉल करना है। तो उसने कहा ठीक है सर, हम एसी को इंस्टॉल कर देंगे, 2500 रुपीज़ लगेंगे। मैंने कहा क्या मजाक कर रहा भाई, 2500 लगेंगे? उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा यार इसमें तो मुश्किल से 1000 रुपया खर्च आएगा। कह रहा सर फिर आप अपने आप कर लो। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने क्या किया, अपने आप ना एसी को इंस्टॉल कर लिया और जो मेरा एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ वो 1200 हुआ। मैंने मार्केट में रेट पता किया, तो मार्केट में रेट 2500 ही था। तो बताइए जो मैं अमाउंट कैपिटलाइज करूंगा कॉस्ट ऑफ एसी में, वो 1200 करूंगा, 2500 करूंगा? 1200, क्योंकि हम एक्चुअल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट को। कहता है कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट आएगी, इंप्यूटेड कॉस्ट इनोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है, हमारा जो मेन काम है ना, हम क्या करते हैं,
सीमेंट के मैन्युफैक्चरर हम लोग ना, सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना था, अपने यहां पे एक बिल्डिंग बनानी थी, इसको मैं बोल देता हूं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ठीक। अब बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे को सीमेंट चाहिएगी, तो मैंने क्या किया, सेलिंग डिपार्टमेंट से बात की। मैंने कहा सेलिंग डिपार्टमेंट जी ऐसे ऐसे ना सीमेंट चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है दे देते हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है, इंटरनल कंट्रोल पर्पज के लिए ना, जो भी इंटरनल अगर बिलिंग भी करेगी तो वो क्या करेगी, कोस्ट में 10% प्रॉफिट ऐड कर लेगी इंटरनल कंट्रोल पर्पज के लिए। अब मान लो हमने जो टोटल सेलिंग डिपार्टमेंट से सीमेंट परचेज किए 1 लाख कोस्ट थी सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए, 10% उसने प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो जो उसने अमाउंट की बिलिंग की 110 की बिलिंग की, तो बिल्डिंग की जो मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो क्या मैं 110 का अमाउंट कंसिडर करूंगा या 1 लाख का अमाउंट कंसिडर करूंगा। कहता है इंप्यूटेड कॉस्ट नोशनल प्रॉफिट, इंप्यूटेड कॉस्ट नोशनल प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाएंगे, एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल पर्पज के लिए हम अपनी बुक्स में कुछ भी लिखे मैटर नहीं करेगा, जब फाइनली अमाउंट आएगा ना बिल्डिंग की कॉस्ट में तो वो आपका 1 लाख आएगा, वो अमाउंट आपका 1 लाख आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या होता है। मान लेते हैं आज डेट है 1 अप्रैल 25, मान लें जी सर, 31 मार्च 32 तक एक असेट मेरे पास चलेगी, मतलब मैंने एक असेट परचेज की, या इसको 30 कर लेते हैं। मैंने क्या किया, एक असेट परचेज की और वो जो असेट परचेज की है उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। मैंने यहाँ पे मशीन परचेज कर ली, मान लो आपका 1 लाख। अब जो ये मैंने मशीन परचेज की 1 लाख की, इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। तो जर्नली क्या होता है, आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट हम असेट को बेच देते हैं एज ए स्क्रैप वैल्यू। जनरली क्या होता है, जो भी अपने पास असेट होती ना हम उसे बेच देते हैं एज ए आपका स्क्रैप वैल्यू, ठीक। लेकिन कुछ असेट ऐसी होती हैं कि हम उसे बेच नहीं पाएंगे, बल्कि हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा, और उस केस में क्या है, डिस्पोजल कॉस्ट आएगी। जैसे मान लो मैं एक हॉस्पिटल हूं, मैंने क्या किया, एक मशीन परचेज की किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, मतलब बीमारी का इलाज करने के लिए वो मशीन यूज होती है, लेकिन उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर, और 5 ईयर के बाद क्या होगा, उस मशीन को डिस्पोज कराना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर केमिकल वगैरह होते हैं, तो डिस्पोजल कॉस्ट आएगी। अब जो डिस्पोजल कॉस्ट आएगी हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। अगर मान लो मैं एक मशीन यहाँ पे परचेज करता हूँ, और जैसे मैं मशीन परचेज करता हूँ तो मेरे लिए एक ओब्लिगेशन अराइज होगी। क्या ओब्लिगेशन अराइज होगी कि यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्पोजल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37, जैसे मैं बोलता हूँ ना एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37, बच्चे कहते हैं सर क्या बात कर रहे हो, 16 चल रहा है, 16 चल रहा है, लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ 37 की है सर, हमने 16 में पढ़ रखा है इसको, बेटा वेट करो 16 का नंबर भी आएगा, ठीक। बात सुनिए ध्यान से। इंड AS 37 क्या कहता है, अगर मान लो प्रेजेंट ओब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रोवाइडेड आप क्या कर पाए, जो अमाउंट है उसको रिलायबली एस्टिमेट लगा पाए। ये इंड AS 37 कहता है प्रोविजन के रिगार्ड में, ठीक। देखिए अगर मैं आज यहाँ पे मशीन परचेज करता हूँ और मेरे को पता है इस मशीन को डिस्पोज करना पड़ेगा, तो एक प्रेजेंट ओब्लिगेशन अराइज होगी। प्रोविजन की पूरी डेफिनेशन बोलूं जी सर, प्रोविजन की डेफिनेशन में क्या है, कोई भी ऐसी प्रेजेंट ओब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हुई है, प्रेजेंट ओब्लिगेशन पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हुई है, जिसको हम फ्यूचर में सेटल करेंगे और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आएगा, और उस अमाउंट का रिलायबली एस्टिमेट लग पा रहा है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो मशीन को परचेज करना पास्ट इवेंट है, प्रेजेंट ओब्लिगेशन क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्पोजल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, और फ्यूचर में कैश का आउटफ्लो होगा, जब हम डिस्पोजल करेंगे तो फ्यूचर में कैश का आउटफ्लो होगा, और अमाउंट का अगर रिलायबल एस्टिमेट लग पा रहा था, आप क्या करेंगे, आप अपना प्रोविजन का अमाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो प्रोविजन का अमाउंट है ये आप कैलकुलेट करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37, ठीक। एज पर इंड AS 37 मान लो हमने प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट किया, वो 20,000 आया, और डिस्काउंट फैक्टर जो है वो आपका मान लो 10% है। वाई नीड ऑफ द डिस्काउंट फैक्टर, क्योंकि ये जो अमाउंट इनकर्ड होगा ये 5 साल के बाद इनकर्ड होगा, और हम आज प्रेजेंट ओब्लिगेशन अराइज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज अमाउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक। तो जो डिस्काउंट फैक्टर है वो कौन सा होना चाहिए, इंड AS 37 ये कहता है कि जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो आपका करंट असेसमेंट के बेस पे होगा, दो फैक्टर कंसीडर करते हुए, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी 5 साल, सेकंड रिस्क स्पेसिफिक टू द लायबिलिटी, रिस्क स्पेसिफिक टू द लायबिलिटी, ठीक। तो 10% डिस्काउंट फैक्टर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये जो सारा प्रोसेस है ना, अमाउंट को आइडेंटिफाई करना, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, डिस्काउंट फैक्टर आइडेंटिफाई करना, ये सारा का सारा प्रोसेस आपका इंड AS 37 का है। तो डिस्काउंट फैक्टर का 10% है, तो 20,000 डिवाइड बाई 1.1 1 2 3 4 5, प्रेजेंट वैल्यू आएगी आपकी 12418, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक। अब इंड AS 16 का रूल ये आता है, इंड AS 16 ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी डीकमीशनिंग लायबिलिटी है,
तो आप क्या करेंगे, उसे प्रेजेंट वैल्यू पे कैपिटलाइज करेंगे। तो सो बात की एक बात क्या है कि ये जो अमाउंट का एस्टिमेट लगेगा ये 37 के अकॉर्डिंग लगेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 37 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी, डिस्काउंट फैक्टर 37 के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। और हम इसे जब कैपिटलाइज कर देंगे तो हर साल इसे क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड कैसे करेंगे, अब हर साल हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे जो कि किस रेट से आएगी, 10% से आएगी, ठीक। और वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो पीएनएल अकाउंट के अंदर चार्ज हो जाएगी। और एग्जाम्पल देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप ना उत्तराखंड के अंदर फैक्ट्री लगा लीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 25 ईयर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फैक्ट्री रिमूव करनी पड़ेगी और जो भी लैंड वगैरह की पोजीशन है उसको उसी पोजीशन में लाके देना पड़ेगा आपको, ठीक। अब जैसे मान लो मैं फैक्ट्री लगाता हूँ तो फैक्ट्री में क्या होगा, बड़े सारे आपके केमिकल वगैरह आएंगे तो जिससे लैंड की पोजीशन खराब हो जाएगी, ठीक। बिल्डिंग वगैरह को मैंने कंस्ट्रक्शन करने के लिए लैंड को खोदना पड़ेगा तो उसको प्रॉपर लेवलिंग करनी पड़ेगी 25 साल के बाद। तो एक डीकमीशनिंग लायबिलिटी आ गई, हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैपिटलाइज कर दूंगा। बन गई बात, हाँ जी। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो हमने पेंडिंग रखा था, initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, such amount shall be recorded at present value, ठीक। हम इसे decommissioning liability बोलते हैं, आपका provision for withdrawal भी बोल देते हैं हम इसको ना, decommissioning restoration and other liability। हम इसे क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे कैपिटलाइज करेंगे और हर साल जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी उसे पी&एल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, ठीक। डिस्काउंट रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। करंट असेसमेंट को, करंट मार्केट असेसमेंट के बेस पे आपका जो डिस्काउंट फैक्टर होगा, दो फैक्टर और कंसीडर करेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आपका रिस्क स्पेसिफिक टू द लायबिलिटी। अगर मान लो एक्सपेक्टेड डिसमेंटल कॉस्ट आप एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, करंट जो भी आज के दिन एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर जितने ईयर के बाद हमें डिसमेंटल करना है उतने ईयर के हम क्या करेंगे, जो भी आपका इन्फ्लेशन फैक्टर है उसको कंसिडर करके अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक मशीन परचेज करने गया, मैंने कहा भाई साहब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ गया मैं, और जो ये इंटरेस्ट कॉस्ट से हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मैं एक मशीन परचेज करने गया, मैंने कहा भाई साहब मशीन कितने की, उसने कहा 1 लाख की। तारीख कितनी है आज, मान लो 1 अप्रैल 25। मैंने कहा आप मेरे को जानते हो, कह रहा हाँ सर बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो अगर मैं पेमेंट 1 साल के बाद करूँ तो? उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, आप 2 अप्रैल को कर देना। और बताओ? मैंने कहा अगर मैं 1 साल के बाद पेमेंट करूँ? उन्होंने कहा सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पेमेंट करोगे तो आपको 110 की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं असेट को आज एक्वायर कर रहा हूँ और मैं पेमेंट 1 साल के बाद कर रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट के केस में हम लोग क्या करेंगे, असेट को ना कैश प्राइस के बराबर रिकॉर्ड करेंगे और जो भी पेमेंट और कैश प्राइस का डिफरेंस है उसे एज ए इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे और उसका ट्रीटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 23 होगा। अगर वो इन रिलेशन टू क्वालिफाइड सेट तो बोरिंग कॉस्ट अप्लाई हो जाएगी, अगर वो अदर देन अनक्वालिफाइड सेट तो क्या करेंगे हम लोग, उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट से एक गलती हो सकती है, प्लीज ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने आज असेट परचेज की, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट के बेस पे, तो अल्टीमेट जो मेरे को पेमेंट करनी है कितनी करनी है सर, आपको तो 110 की पेमेंट करनी है और आज कैश प्राइस कितना, 1 लाख। तो यहाँ पे मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा असेट अकाउंट डेबिट 1 लाख से, बिल्कुल ठीक है। टू लाइबिलिटी कितने से रिकॉर्ड करूंगा, बच्चे कहते हैं 110 से, मैं आपको बता दूं 1 लाख से लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। क्यों सर, आपको पेमेंट तो 110 की करनी, दोस्त पेमेंट मैंने 110 की करनी है, लेकिन जो 10,000 है वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है और वो अगले साल 1 साल की ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर है। आज की फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनिशियली लाइबिलिटी भी कैश प्राइस के बराबर रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, 1 साल के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो क्वेश्चन ने हमें बोला कि आज इनिशियली कैश प्राइस 1 लाख है और 3 साल के बाद आपने पेमेंट करनी है 140 की और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताते, उसके हम क्या करेंगे, EIR कैलकुलेट कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 या मोर एक साथ ले आता हूँ। जैसे मान लो मैं दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब लैपटॉप कितने का, उसने कहा 1 लाख का। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा यार मेरे को ना एक मोबाइल भी चाहिए, मोबाइल भी आपके पास? उसने कहा बिल्कुल है जी। मैंने कहा मोबाइल कितने का है? उसने कहा 50,000 का। मैंने कहा अगर मैं दोनों लेता हूँ तो? उसने कहा सर हम आपको ना 135 में दोनों चीज़ें दे देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने टोटल कॉस्ट कितनी इनकड़ की है, 135। तो इस 135 की कॉस्ट को हम क्या करेंगे, असेट की फेयर वैल्यू में एलोकेट कर लेंगे। जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ कि असेट की फेयर वैल्यू में एलोकेट कर लेंगे, स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर एक बात बताइए, आप असेट की फेयर वैल्यू में से एलोकेट कर रहे हैं लेकिन आपने तो हमें बताया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्त इनिशियली कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। इस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं फेयर वैल्यू को बेस ले रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो अपनी जेब से कितने गए, 135। तो 135 में आपका अगर मैं इस रेशो में एलोकेट करूं तो 90,000 की कॉस्ट आई है लैपटॉप की और 45,000 कॉस्ट आई है मोबाइल की। तो मैं इनको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बल्कि फेयर वैल्यू इज द बेस है जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को एलोकेट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, असेट को अगर मैं एक्सचेंज करके लेके आता हूं, अगर मैं असेट को एक्सचेंज करके लेके आता हूं तो मैं उस असेट को कैसे रिकॉर्ड करूंगा।
कहता है अगर आपने असेट को नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में एक्वायर किया है या कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी में एक्वायर किया, तो आप उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आप उसे फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे अगर दो कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है। पहली कंडीशन ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है, और सेकंड कंडीशन क्या है, आप फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट से गलती हो जाती है, और जो मैं एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। ये बैलेंस शीट, ठीक, मैं एक एंटिटी हूं, मेरे पास कार ए है। मेरे पास क्या है? कार ए है, जिसका कैरिंग अमाउंट मान लेते हैं आपका 1 लाख है। सिंपल रखते हैं, ठीक है। कार ए का कैरिंग अमाउंट कितने से? 1 लाख। अब मैंने क्या किया, मैंने ना कार बी एक्वायर की। मैंने क्या किया, कार बी एक्वायर की, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कार ए को सरेंडर कर दूंगा। अब जो एसेट मैंने सरेंडर की उसे तो मैं कैरिंग अमाउंट पे लेके जाऊंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं सर, क्योंकि बुक्स में से मैं क्या करूंगा, कार ए को हटा दूंगा। ठीक, अब मैं कार बी को कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँ? कहता सबसे पहले बताइए कि ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। हमने कहा जी कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। कह रहा फिर बात खत्म, 1 लाख पे रिकॉर्ड कर लो। कॉमर्शियल सब्सटेंस का सिंपल मीनिंग क्या है कि न्यू असेट के आने की वजह से, न्यू असेट के आने की वजह से क्या होगा, या तो आपके कैश फ्लो में या जो बेनिफिट आपको असेट से मिलने थे उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक, कैश फ्लो या बेनिफिट में चेंज आ जाएगा, और वो चेंज आपका मेटेरियल चेंज है। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, मैं बात करूंगा, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। मान लो कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लाख पे रिकॉर्ड कर लेंगे। कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि न्यू असेट के आने की वजह से या तो कैश फ्लो में या आपके इनकम में मेजरली चेंज आ जाएगा। ठीक, हमने कहा जी ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो ये बताइए क्या असेट की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो पा रही? हमने कहा जी दोनों में से किसी भी सेट की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही, तो भी फिर आप क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन में अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस या फेयर वैल्यू आइडेंटिफिकेशन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन क्वालिफाई नहीं हो पा रही, तो हम लोग क्या करेंगे, असेट जो हमने ऑब्टेंड की है उसे सरेंडर सेट की कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, अब मान लो ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस भी है और फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो पा रही है, तो कौन से सेट की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो पा रही है? सर कार बी की कितनी है, 110 पर रिकॉर्ड कर लो, डिफरेंस पीएनएल में चला जाएगा। सर कार ए की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो पा रही है, कितनी है, 130, तो 130 पर रिकॉर्ड कर लो, डिफरेंस आपका पीएनएल में चला जाएगा। सर दोनों असेट की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो पा रही है, यहां कमाल हो गया अपना। ए की फेयर वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं 150 है, और बी की फेयर वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं 160 है। अब हमने एसेट बी एक्वायर किया, हाँ जी, ट्रांजेक्शन में कौन सा सब्सटेंस है, हाँ जी, तो फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो पा रही है, हाँ जी, तो हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे, कहते हैं अगर दोनों की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो पा रही है तो आप उस केस में क्या करेंगे, जो असेट आपने सरेंडर की है, आपकी जेब से क्या गया, सरकार ए गई है जेब से ना, तो हम उसे क्या करेंगे, सरेंडर असेट की फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर मोर रिलायबल कौन सी फेयर वैल्यू है, असेट ऑब्टेन्ड मोर रिलायबल है इन कंपैरिजन टू असेट ए, तो फिर 160 पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, एक बात का ध्यान रखेंगे, डी रिकॉग्निशन हमेशा कैरिंग अमाउंट पे होगा, जो भी डिफरेंस आएगा पीएनएल अकाउंट में जाएगा, और अगर आपने कोई कैश पे किया, कैश रिसीव किया, तो उसे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, ये था एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ट्रांजेक्शन कौन सा सब्सटेंस है या नहीं है, या क्वेश्चन ने कोई सिचुएशन बना के नहीं दे रखी, तो हम उस केस में क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि ट्रांजेक्शन कौन सा सब्सटेंस है। अगर कोई सिचुएशन बना के दे रखी है तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजेक्शन कौन सा सब्सटेंस है या नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक लोकल एरिया, एक ही एरिया है, ठीक है, इसी एरिया में मेरे पास गोडाउन ए है और दूसरी पार्टी के पास गोडाउन बी है। मैंने क्या किया, गोडाउन बी ले लिया, गोडाउन ए को उसको सरेंडर कर दिया। ठीक, तो सेम एरिया है और आपका मान लो सेम टाइप की लोकेशन है और सेम आपका एरिया है आपका दोनों गोडाउन का, तो इस केस में कौन सा सब्सटेंस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर जो असेट हमने सरेंडर किए उसके कैरिंग अमाउंट पे असेट ऑब्टेन्ड को रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए, ये सारी बातें अपनी डिस्कस हो गई है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे डिस्कस हो चुका है। सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहता है सब्सिक्वेंटली ना कंपनी की अपनी पॉलिसी है, वो चाहे तो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकती है, वो चाहे तो रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर सकती है। आइए इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, कंपनी की बैलेंस शीट देखी है, वहां पे एक बिल्डिंग का अमाउंट लिखा हुआ है 10 लाख, तो मैं आपसे पूछूं ये कॉस्ट बेस पे है या आपका रिवोल्यूशन बेस पे है? सर हमें क्या पता, बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि आपको ऐसे थोड़ा पता लगेगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी पड़ेगी। तो कहता है सब्सिक्वेंटली कंपनी के पास चॉइस है, या तो वो क्या कर सकती है, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकती है, या वो रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर सकती है। वो जो भी मॉडल फॉलो करेगी उसे क्या करना पड़ेगा, एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अकाउंटिंग पॉलिसी से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब जो रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करती है एंटिटी या कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है, वो कौन से सेट के ऊपर फॉलो करेगी। इसके लिए मैं एग्जांपल बनाता हूं। जैसे मान लो अपने पास क्या है, 10 तो बिल्डिंग है, ठीक है,
40 AC है, और मान के चलते हैं 500 अपने पास क्या है, चेयर है, और 500 अपने पास लैपटॉप है, ठीक। अब एंटिटी के पास चॉइस है, वो चाहे तो कौन सा मॉडल फॉलो कर सकती है, कॉस्ट मॉडल, या चाहे तो रिवोल्यूशन मॉडल। लेकिन वो जो भी मॉडल फॉलो करेगी ना, उसे सारे सेट फॉलो करने की नीड नहीं है, उसे क्लास ऑफ एसेट वाइज करना पड़ेगा। क्लास ऑफ एसेट का मतलब क्या है, वो एसेट जिनकी नेचर और यूज क्या है, सिमिलर है। कोई भी ऐसी एसेट जिनका नेचर और यूज क्या है, सिमिलर है, वो आपकी क्या मानी जाएंगी, क्लास ऑफ एसेट मानी जाएंगी। अगर आप यहां पे देखेंगे तो एसी, बिल्डिंग, इन सब की नेचर और यूज क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या बन जाएंगे, आपकी अलग अलग क्लास ऑफ एसेट बन जाएंगी। तो एंटिटी सब्सिक्वेंटली आइदर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हैं, रिवोल्यूशन मॉडल, उसकी अपनी चॉइस है। वो जो भी मॉडल फॉलो करेगी उसे क्या करना पड़ेगा, एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और जो भी वो मॉडल फॉलो करेगी, आइदर कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल, वो क्लास ऑफ एसेट वाइज करेगी। क्लास ऑफ एसेट का मतलब है वो एसेट जिनकी नेचर और यूज क्या है, सिमिलर है, ठीक। देखिए, क्लास ऑफ एसेट का मतलब है आपका सिमिलर नेचर एंड यूज। अगर एंटिटी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है तो उस केस में एसेट को कैसे दिखाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट एज रिड्यूस्ड बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज रिड्यूस्ड बाय आपका इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस बेसिकली क्या होता है, देखिए, डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट लॉस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं। मान के चलते हैं कि मैंने क्या किया, एक मोबाइल परचेज किया 50,000 का, ठीक है। थोड़ा इजी बना लें जी सर, 1 लाख का मैंने मोबाइल परचेज किया। यूजफुल लाइफ मेरे लिए मान लो 5 ईयर है, तो मैं क्या करूँगा, 5 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएट करूँगा। मैंने पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाया, मान लो एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू 0 है। मैंने सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया, अब कितना कैरिंग अमाउंट आ गया, 60,000। अभी 31 मार्च को, जिस दिन मैं अपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा के बुक्स बना रहा था, उस दिन मान लो मैं ऐसे किसी से बात करते हो जा रहा था, ये मोबाइल है मान लो, ऐसे बात करते हो जा रहा था, एक बाइक वाला आया और बाइक का हैंडल यहाँ पे लगा, मोबाइल गया, गिरते क्या हुआ, असेट में फिजिकल डैमेज आ गया। अब अगर फिजिकल डैमेज आ गया असेट में, तो ये इंटरनल इंडिकेटर है आपका इंपेयरमेंट का, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 36, ठीक। तो मैंने जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो मैंने देखा कि अगर मैं इसे आज बेचूंगा तो जितने का बिकेगा उसमें सेलिंग एक्सपेंडिचर अगर मैं घटा देता हूं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल हम बोलते हैं, ठीक। मान लो अमाउंट आया 45,000, और अगर मैं इसे यूज करूंगा, यूज करने से मान लो कैश फ्लो जनरेट होता है 1 मिनट के लिए मान लो, ठीक है, तो वो आपका 40,000 है। तो जो भी हाइयर होगा मैं क्या करूंगा, वो कंसिडर कर लूंगा। तो 45,000 आ गया, तो जो 15,000 है ये मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ गया। इंपेयरमेंट लॉस बेसिकली क्या है कि इंडिकेटर की वजह से आता है आपका, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में मान लो एसेट की वैल्यू डिक्लाइन होगी, ठीक, इसकी वजह से आता है, मार्केट फैक्टर या इंटरनल कुछ फैक्टर की वजह से आता है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन होता है ना, हमेशा वो यूज की वजह से एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, यूज की वजह से, ठीक। तो कहता है अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे, एसेट को दिखाएंगे आप हिस्टोरिकल कॉस्ट एज रिड्यूस्ड बाय आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एज रिड्यूस्ड बाय आपका इंपेयरमेंट लॉस। आगे बढ़े, हाँ जी। अगर मैं रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करता हूं तो एसेट को कैसे दिखाऊंगा, कहता है ऑन द रेट ऑफ रिवोल्यूशन फेयर वैल्यू पे। उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये बात मैंने आपके साथ डिटेल में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करनी है। रिवैल्यूएशन मॉडल अंडर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल असेट शैल बी शोन एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन की डेट पे उसे फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे, ठीक। आगे क्या लिखा, अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आइए, रिवैल्यूएशन अगर हम मॉडल फॉलो करते हैं तो मैंने एक बात आपको अभी तक बताई है, मतलब वैसे एक दो बातें मैंने पहले डिस्कस कर ली, लेकिन अभी अगर मैं रिसेंटली बताऊं तो मैंने रिसेंटली की बात करूं तो मैंने एक बात बोली है कि रिवोल्यूशन मॉडल में हम एसेट को क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। आगे बात मैंने काट दी, ठीक। कुछ पॉइंट रेलिवेंट है, आप कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास ऑफ एसेट वाइज फॉलो करना पड़ेगा, और एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी से डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करते हैं, ठीक, या कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। क्लास ऑफ एसेट का मतलब है वो एसेट की नेचर और यूज क्या है, सिमिलर है। ये कुछ एग्जांपल है क्लास ऑफ एसेट की। कहता है जो एसेट के ऊपर आप रिवोल्यूशन मॉडल लगाते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन क्या होगा। कहता है ये देखिए कि जो एसेट है ना, पीपी है, वो सिग्निफिकेंट है और वोलेटाइल चेंज इन फेयर वैल्यू तो एनुअली कर दो, अदरवाइज अदर केस में 3 to 5 ईयर। फेयर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे मार्केट बेस्ड एविडेंस। मार्केट बेस्ड एविडेंस का मतलब क्या है कि आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल से क्या करेंगे, वैल्यूएशन कराएंगे, ठीक। अगर मान लो मार्केट बेस्ड एविडेंस अवेलेबल नहीं है, मतलब आपने क्वालिफाइड प्रोफेशनल को अपॉइंट नहीं किया या अपॉइंट करना महंगा लग रहा था आपको, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अदर टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, जैसे वो जो एसेट है उससे कितने कैश फ्लो जनरेट होंगे, उसके प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, या फ्यूचर में कितनी इनकम जनरेट होगी, उसके बेस पर आप उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब अगर मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है तो क्या होगा, मैं एसेट को फेयर वैल्यू पे दिखाऊंगा। अब एसेट का पहले से कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, तो जो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल बना के मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो मैंने एक्वायर किया होगा, कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो मैंने इनिशियली किस पे रिकॉर्ड किया होगा, सर कॉस्ट प्राइस पे। सब्सिक्वेंटली मेरे पास चॉइस है आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। तो जब मैं सब्सिक्वेंटली पहली बार उसे वैल्यू करूंगा, पहली बार का मतलब क्या है कि उससे पहले मैंने रिवैल्यू नहीं किया। जैसे मान लो मैंने क्या किया, असेट को 1 अप्रैल 25 को परचेज किया था और पहली बार 31 मार्च 26 को मैं रिवैल्यू कर रहा हूँ।
ये एसेट की नेचर ऐसी है कि जो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, तो मैं 2 साल में रिवैल्यूएशन करता हूँ, तो 31 मार्च 27 को। सो बात की एक बात क्या है कि उससे पहले आपने उसे रिवैल्यू नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम अगर आप रिवैल्यूएशन करते हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा? कहता बताइए पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना? हमने कहा जी पीपी का कैरिंग अमाउंट 1 लाख है। आसान सा रखता है, ठीक। आज हमने पीपी को रिवैल्यू कर दिया, तो रिवैल्यू करने से कितनी फेयर वैल्यू आई? हमने कहा जी 120। कहता है अगर 120 वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है कि आपको फायदा होगा। ये जो फायदा हो गया ना, ये फायदा आपका मार्केट फैक्टर की वजह से है, और ये जो प्रॉफिट है ना, ये आपका रिलाइजेबल नेचर का नहीं है। रिलाइजेबल नेचर का मतलब क्या है कि आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कल को कंपनी को एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है, तो क्या वो इस पैसे को यूज कर पाएगी? नहीं। ये तो सिर्फ एक तरीके से बुक एंट्री है। तो कहता है अगर रिवल्यूशन सरप्लस है तो आप क्या करेंगे? ओसीआई में लेके जाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे। कौन सी आइटम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती है, इस बात को रिस्पेक्टिव इंड AS बताता है, ठीक। अगर मैं प्राइमा फेसी बोलूं तो ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर shall be charged and credited into P&L except those items which are classified under अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज पर द प्रोविजन ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडेस। तो रिस्पेक्टिव इंडेस क्या कहता है? 16, कि आप इसे ओसीआई के अंदर लेके जाएंगे। सर इसकी जो वैल्यू आई है वो 95,000 आई है, लॉस है, तो आप उसे क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे। देखिए क्या लिखता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस और डेफिसिट राइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको जो ये रिवीजन करा रहा हूँ ना, मैं इसमें 100% कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे अभी तक आपने देखा होगा तो मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, और जहां पे मेरे को नीड हो रही ना, तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जैसे रिवीजन वीडियो समाप्त करेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस ना 7वें आसमान पे होगा, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर, पूरा इंडेक्स आपका 100% रिवाइज हो चुका होगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुके होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग ये जो रिवीजन रख रहे हैं, डिटेल रिवीजन रख रहे हैं। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में अगर गेन है तो आप ओसीआई में ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अगर लॉस है तो क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने पहले रिवैल्यू कर रखा हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा? बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। ये मेरे पास बैलेंस शीट है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले ही बताता हूँ कि पहले क्या हुआ था, और फिर आज के साथ उसका कंपैरिजन कर लेंगे। मान के चलते कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। मैं इस बार थोड़े अमाउंट अलग लिखूंगा, ठीक है। मान लो ये आपका 170 का अमाउंट है पीपी का, और यहां पे ऑलरेडी मेरे पास ना रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा है, कितने से? मान के चलते 20,000 से, ठीक। तो आप इसको रीड करके बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग बताइए पहले आप ना। सर इसका मतलब ये है कि हमने पीपी को पहले कभी रिवैल्यू किया होगा, और उस टाइम पे हमें गेन हुआ होगा, तो हमने क्या किया होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस खड़ा कर दिया होगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। मान के चलते हमने आज इसे रिवैल्यू किया, तो आज इसकी जो वैल्यू आई है वो 195 आ गई, मान लो। तो क्या हुआ है? सर गेन। आज क्या हुआ? गेन हो गया, कितने का? 25,000 का। कहता अगर आज गेन और पहले भी गेन था, तो आप इसे क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक जी सर। तो हमने क्या सीखा? सब्सिक्वेंट अगर हम रिवैल्यूएशन करते हैं और आज अगर गेन है, तो पहले भी अगर गेन था तो हम उसे क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही लेके जाएंगे, ठीक। मान के चलते पहले लॉस था, अगर पहले लॉस था तो वो कहां पता लगेगा हमें? क्योंकि तो पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ हो चुका होगा, बिल्कुल से राइट ऑफ हो चुका होगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का रजिस्टर मेंटेन होता है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का क्या होता है? रजिस्टर मेंटेन होता है। तो रजिस्टर में ना मेंशन किया जाता है कि जो पीपी है, कब परचेज किया आपने, उसकी लोकेशन क्या है, उसमें जो भी मूवमेंट आते हैं ना, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। तो हमने अगर अर्लियर क्या किया होगा, पीपी को रिवैल्यू किया होगा और उसमें लॉस हुआ होगा, तो रजिस्टर से हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास ऑलरेडी लॉस कितने का है, ठीक। मान के चलते कि लॉस अपना ऑलरेडी 16,000 का पहले ना, ये अपने पास पुराना लॉस आ रहा है। तो अगर आज हम रिवैल्यू करते हैं और आज गेन होता है, और पहले क्या था? पहले लॉस था, तो क्या करेंगे? कहता है अगर पहले लॉस था तो आपने उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज किया होगा, और अगर आज गेन हो गया ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पहले लॉस था ना, उसकी रिकवरी हुई है। जो पहले लॉस था उसकी क्या हुई है? रिकवरी हुई है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस हम क्या करेंगे? इसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 16,000 को, और एक्स्ट्रा जो अमाउंट उसे क्या करेंगे? ओसीआई के अंदर लेके जाएंगे। आइए ये मैं आपको रीड करा देता हूं, देखिए। सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूएशन लिखना चाहो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, मीन्स ऑलरेडी रिवैल्यूएशन हो चुका है, ठीक। पहले रिवैल्यूएशन हो चुका है। गेन आज क्या है? गेन है। अर्लियर गेन था ओसीआई में, अर्लियर लॉस था, टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस क्रेडिट करेंगे गेन को पीएनएल में, और बाकी ओसीआई में जाएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करता हूं, नया एग्जाम्पल लेके आता हूं। मान के चलते हैं अपने पास क्या है? एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक। उसका आज जो कैरिंग अमाउंट है वो मान के चलते हैं 110 है कैरिंग अमाउंट, ठीक। हमारे पास यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा है 30,000। इसका मतलब क्या है कि हमने पहले रिवैल्यू किया था और 30,000 का फायदा था। आज क्या हुआ? इसकी वैल्यू गिर के मान लो 75,000 होगी, तो क्या आया है? लॉस आया है, कितने का? 35,000 का। तो टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर गेन हम इसे लॉस को क्या करेंगे?
हम इस लॉस को टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर गेन इसी के साथ एडजस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा जो लॉस है उसे पीनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। अगर आज लॉस और पहले भी लॉस था तो फिर पीनल अकाउंट में चला जाएगा। लॉस आज, अर्लियर गेन एडजस्ट विद द रिवॉल्यूशन सरप्लस एज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, बैलेंस चार्ज पीएनएल अकाउंट। ठीक, अर्लियर लॉस आज लॉस है पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। आइए एक बार इसको यहाँ पे होल्ड करके मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको। अगर मान लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम सेल कर देते हैं तो सेल करने में क्या ट्रीटमेंट होगा? कहता है जो भी कैरिंग अमाउंट और सेल प्रोसीड्स का डिफरेंस है उसे हम क्या करेंगे? पी&एल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है जी, उसे हम क्या करेंगे? पी&एल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास ना एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक जी सर। अब जो मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसका कैरिंग अमाउंट मान लो 1 लाख है और 130 पे मैंने सेल कर दिया तो 30,000 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। इसे मैं पी&एल अकाउंट के अंदर लेके जाऊंगा। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो ये 130 का अमाउंट है सेल प्रोसीड्स या जो 30,000 का अमाउंट है इसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं मानेंगे कभी भी। ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो होता है जो अपनी रूटीन की एक्टिविटी से आता है जिसको हम इंड एस 115 में कवर करते हैं। ठीक, ये जो 30,000 है इसे हम अदर इनकम कंसिडर करेंगे। कहता है असेट को हम डिस्पोज कब करेंगे? कहता है असेट को हम डिस्पोज करेंगे जब उससे या तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे, मतलब असेट को हम डी रिकॉग्नाइज कब करेंगे? कहता है जब उसे बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे या हम उसे डिस्पोज कर देंगे, मतलब एक तरीके से हमने सेल कर दिया। ठीक, जो भी डिफरेंस होगा उसे पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे एक्सेप्ट इन केस जहां पे हमने एसेट को सेल किया और वापस लीज पे ले लिया। ठीक, सेल एंड लीज बैक के केस को छोड़ के हम डिफरेंस पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहता जब आप असेट को बेच देंगे ना, जब आप क्या करेंगे? असेट को बेच देंगे तो उस केस में आप ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास रिवॉल्यूशन सरप्लस का बैलेंस पहले से है तो आप उसे क्या करेंगे? उसे आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है ना उसके दो हेड होते हैं फर्दर ना। एक आपका होता है वो आइटम है जो एक ना एक दिन पीएनएल अकाउंट में जाएंगी और एक वो आइटम है जो कभी पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएंगी। जो रिवॉल्यूशन सरप्लस है ना वो ओसीआई की उस कैटेगरी में आता है जो कभी भी पीएनएल अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए हम उसे क्या करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर रिवॉल्यूशन सरप्लस से उठा के रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, उसका रूट पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा। आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। आइए अब अगर मान लो हमें प्रॉफिट होता है, रिवॉल्यूशन हम लोग असेट को करते हैं तो उस केस में हम अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे? अकाउंटिंग एंट्री की बात मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरी बैलेंस शीट है, बड़े आराम से एग्जांपल समझेंगे। मेरे पास एक पीपी है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख थी, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 था, तो कैरिंग अमाउंट कितने से आ रहा होगा? 60,000 से। आज हमने इसे रिवैल्यू किया और रिवैल्यू करने पे जो फेयर वैल्यू आई है वो मान लेते हैं 90,000 आई। तो कहता अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? कहता अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के यहाँ पे दो अल्टरनेटिव है। एक अल्टरनेटिव ये है कि आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच लगाएंगे, मतलब आप एक तरीके से सेट को ऐसे रिकॉर्ड करेंगे जैसे आपने आज ही परचेज किया होता तो कितनी वैल्यू में परचेज किया होता आप उतनी वैल्यू को से दिखा देंगे। इट मीन्स ये है कि हम एंट्री पास करेंगे एक्यूम डेप्रिसिएशन टू आपका पीपी 40,000 से 40,000 यहाँ से माइनस हो गया तो अमाउंट ये आ गया। हाँ जी, और फिर एंट्री पास करेंगे पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन सरप्लस अकाउंट कितने से? आपका 30,000 से। डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो हम असेट को इस तरह से दिखाएंगे कि जैसे अगर आज परचेज करते हैं तो फेयर वैल्यू के हिसाब से आती तो फेयर वैल्यू के हिसाब से उसको दिखा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड अप्रोच है रीस्टेटमेंट अप्रोच। रीस्टेटमेंट अप्रोच क्या कहती है? रीस्टेटमेंट अप्रोच ये कहती है कि आप बेसिकली क्या करेंगे? आप एंट्री ऐसे पास करेंगे कि अगर असेट का जो कैरिंग अमाउंट है वो कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर होता तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द पीपी एंड व्हाट वुड बी द एक्यूम डेप्रिसिएशन ऑफ द पीपी। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का। 30,000 आ गया, फिर जो भी आपका रिवॉल्यूशन सरप्लस आया उसका कंपैरिजन करेंगे कैरिंग अमाउंट के साथ। परसेंटेज और रिवॉल्यूशन सरप्लस आ गया 50%। तो एक तरीके से क्या है कि आपके असेट का कैरिंग अमाउंट कितने से बढ़ गया? 50% से। तो हम लोग क्या करेंगे? असेट की कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को 50% से बढ़ा देंगे। पीपी अकाउंट डेबिट आपका 50,000 से, एक्यूम डेप्रिसिएशन क्रेडिट आपका 20,000 से, टू आपका रिवॉल्यूशन सरप्लस 30,000 से। हम कौन सा अकाउंटिंग अल्टरनेटिव फॉलो करेंगे ये कंपनी की अपनी मर्जी है, वो चाहे जो भी अल्टरनेटिव फॉलो कर सकती है। आगे बढ़े जी सर। रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो अपने पास बैलेंस है वो फ्री रिजर्व नहीं होता, उससे हम डिविडेंड नहीं बांट सकते, उससे हम डिविडेंड नहीं बांट सकते। बन गई बात? हाँ जी। आइए अब मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का मेरे पास बैलेंस है उसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा। सर आपने बता तो दिया, मैंने कहा कब बताया? सर आपने थोड़ी देर पहले तो बताया कि जब पीपी को सेल करेंगे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए दोस्त, मैंने आपको जो बताया मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूं और जो मैं बताना चाहता हूं उसको फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या होता है, बात को समझना। आज डेट है 1 अप्रैल 25, ठीक है।
असेट की यूजफुल लाइफ मान लो अभी अपनी 10 ईयर है, 31 मार्च 35 था, ठीक। हमने असेट को यहाँ पे रिवैल्यू किया, तो यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा जब हम रिवैल्यू करेंगे? देयर आर टू अल्टरनेटिव, आइदर डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच या रीस्टेटमेंट अप्रोच, ठीक। ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। यहाँ पे अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, जब असेट को सेल करेंगे, डिस्पोज करेंगे, तो इसे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। ये बात भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब एक बात मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस यहां पे आया है, यहां से लेके यहां तक उसे कैसे कंसीडर करेंगे, उसे कैसे कंसीडर करेंगे, ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक। तो इस बात को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। मान लेते हैं ये मेरी बैलेंस शीट है, मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो कैरिंग अमाउंट था वो 10 लाख था मान लो, और हमने उसे रिवैल्यू किया 12 लाख पे। तो 2 लाख का क्या आ गया, डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच मान लो हमने फॉलो कर ली। रिवैल्यूएशन सरप्लस अपने पास कितने से आ गया, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अपने पास जो आ गया वो आ गया 2 लाख से। बन की बात? हाँ जी। अब इस 2 लाख का क्या ट्रीटमेंट होगा मैं ये आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ, एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ये बताइए, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हम उसे रिवैल्यू जो करते हैं बैलेंस शीट डेट पर करते हैं, किसी भी डेट पे कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हम उसे रिवैल्यू किस डेट पे करते हैं, बैलेंस शीट डेट पे करते हैं, किसी भी डेट पे कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्त, मैं इसे बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको रिवीजन लेक्चर के अंदर भी ना, ठीक। बताइए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है, जब हम उसे रिवैल्यू करते हैं तो बैलेंस शीट डेट पे करते हैं, किसी भी डेट पे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एंटिटी किसी भी डेट पे कर सकती है, और जिस भी डेट पे वो करेगी ना, उसे कंसिस्टेंट बेस पे वो डेट फॉलो करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं ना गर्मियों के कपड़े बनाता हूँ, सर्दियों के कपड़े बनाता हूँ, ठीक। अब जो सर्दियों के कपड़े बनाने की मशीन है, उसकी सही वैल्यू कब आएगी, फरवरी में या अगस्त सितंबर में? सर अगस्त सितंबर में, क्योंकि वहां से उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे आप प्रोडक्शन के लिए। सर्दियों कपड़े की अगर मशीन है तो उसकी सही वैल्यू कब आएगी, सितंबर में। 31 मार्च को तो उसकी वैल्यू सही आएगी नहीं। तो इसलिए कहता है इंडिया 16 की आपकी मर्जी, आप कोई भी डेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप डेट आइडेंटिफाई करेंगे उसे आप क्या करेंगे, कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो करेंगे। ये बात क्लियर होगी? हाँ जी। तो हम जो असेट को रिवैल्यू करते हैं वो किसी भी डेट पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, अगर असेट को हमने रिवैल्यू कर दिया तो क्या उसके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? अगर हमने असेट को रिवैल्यू कर दिया तो क्या हम उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? अगर हमने एसेट को रिवैल्यू कर दिया क्या उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? आई मीन टू से, अगर कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल चार्ज होगा। सर क्यों चार्ज होगा, जब हम उसे रिवैल्यू कर ही लेते हैं। देखिए दोस्त, डेप्रिसिएशन लगता है यूज की वजह से। मान लो मैंने एक असेट को रिवैल्यू किया 1 जनवरी को, तो जब मैंने इस असेट को 1 जनवरी को रिवैल्यू किया होगा, मेरी वर्डिंग सुनना, तो हमने क्या किया होगा, इस डेट पे पहले कैरिंग अमाउंट निकाला होगा। कैरिंग अमाउंट कैसे निकाला होगा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। मान लो पहली बार रिवैल्यू कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद रिवैल्यूएशन के केस में फेयर वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया होगा, ठीक। अब इस असेट को मैं आगे कब रिवैल्यू करूंगा? सर आप आगे करोगे या तो आपका अगर असेट जो है सिग्निफिकेंट है और वोलेटाइल चेंज आता है फेयर वैल्यू में, तो आप 1 साल के बाद, अदरवाइज आप 2 या 3 साल के बाद, बिल्कुल ठीक है। तो इन बिटवीन 31 मार्च आ गया, तो यहां से लेके यहां तक अगर आप देखें तो आपने असेट को यूज किया, तो यूज करने का एक्सपेंडिचर कौन रिकॉर्ड करेगा? सर हम रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जो लाइन पेंडिंग थी ना, उस लाइन पे आते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता हूं तो मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को दिखाऊंगा ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एट फेयर वैल्यू, सब्सिक्वेंट रिड्यूस बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा, तो अगर असेट पे हम रिवैल्यूएशन मॉडल भी फॉलो करते तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन यूज की वजह से खर्चा होता है। बिल्कुल ठीक है। अब पढ़िए इसको ना, अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल asset shall be shown at fair value at the date of revaluation, ठीक है, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment loss। बन की बात? हाँ जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगली बात डिस्कस करते हैं। अब एक बात क्लियर होगी है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अगर हम रिवैल्यू भी करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। कहता है आप डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे, जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट था 10 लाख या रिवैल्यूड अमाउंट? इंडिया 16 कहता है भाई साहब एक बात बताइए, बैलेंस शीट में असेट कितने की चमका रखी है, 12 लाख 120 की। अच्छा ये 120 12 लाख, 12 लाख है, ठीक है। हमने कहा जी असेट को कितने की चमका रखा है, 12 लाख की, तो 10 लाख की बात खत्म होगी। अब 12 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मान लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 10% है, तो आप क्या करेंगे, 120 पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, इसी पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक। अब जो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसके लिए दो अल्टरनेटिव, या तो इस बैलेंस को आप सेम मेंटेन कर लो टिल द डेट डिस्पोजल ऑफ द एसेट, टिल द डेट सेल ऑफ द एसेट, आप उस डेट तक इसको सेम मेंटेन कर लो,
या सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। टू द एक्सटेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन आप इसे क्या करो, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दो। अब टू द एक्सटेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे तो असेट के ऊपर हम पहले डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते हैं, 10 लाख पे 10%, 1 लाख, अब कितना चार्ज कर रहे हैं 120, तो 20,000 आपका जो डिफरेंस है एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसे आप क्या करेंगे, उसे आप रिवॉल्यूशन सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। जो भी आप अल्टरनेटिव फॉलो करें, आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर आएगा। फर्दर ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। जब भी आप रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो आप क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट साथ साथ लेंगे, मतलब नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स उसे कंसीडर करेंगे। बन की बात। हाँ जी, रिवैल्यूएशन के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब चलते हैं आगे। असेट को मैं इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करूँ, कॉस्ट प्राइस से सब्सिक्वेंटली आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। अब अगर मैं असेट को यूज करता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन के रिगार्ड में प्यारी प्यारी सी बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, डायग्राम के थ्रू डेप्रिसिएशन को मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। ये मेरे पास एक असेट है, ठीक, पीपी है। ये मैंने 10 लाख की परचेज की। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि जो असेट है हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है क्यों चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है उसके बारे में बात करूंगा, हम चार्ज क्यों करते हैं। मैं पहले इसका एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बिल्डिंग को रेंट पे ले रखा है, तो एक्रू खर्चा कौन सा होगा, रेंट होगा। एक्रूअल खर्चा कौन सा होगा, एक सेकेंड, एक्रूअल खर्चा कौन सा होगा, रेंट होगा। क्यों, क्योंकि मैं जितना रेंट पे करूंगा उतनी ही मैं बिल्डिंग को यूज करूंगा। एक तरीके से मैं एक्सपेंडिचर उतना ही इनकर करूंगा जितना मैं बिल्डिंग को यूज कर रहा हूं, उतना मैं रेंट पे कर रहा हूं, ठीक। अब जैसे जैसे मैं बिल्डिंग को यूज करता जाऊंगा, मैं रेंट पे करता जाऊंगा, मेरा खर्चा रिकॉर्ड होता जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं बिल्डिंग को परचेज कर लेता हूं तो ओवर ए पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब वो खत्म हो जाएगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितनी वैल्यू मैंने बिल्डिंग के अगेंस्ट पे किया उसे मेरे को एज एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किसमें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में। तो जो डेप्रिसिएशन है वो एक तरीके से एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, और आप क्या करेंगे, असेट की यूजफुल लाइफ के अंदर उसे चार्ज कर लेंगे पी एंड एल अकाउंट के अंदर, ठीक। अब यहां पे एक क्वेरी आती है स्टूडेंट की कि सर एक होता है इकोनॉमिक लाइफ, एक होता है यूजफुल लाइफ, दोनों में क्या फर्क है। और हम डेप्रिसिएशन जो है वो यूजफुल लाइफ के हिसाब से चार्ज करते हैं, इकोनॉमिक लाइफ के हिसाब से। आइए मैं इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूं। आप और मैं दोनों एक मोबाइल परचेज करने गए। आपने और मैंने क्या किया, एक मोबाइल परचेज किया, मान लो 10,000 का, ठीक। सर हम तो महंगा लेंगे, लो बेटा 1 लाख का ले लेते हैं, ठीक। हमने 1 लाख का मोबाइल परचेज किया दोनों ने। हम दोनों ने मोबाइल कंपनी से पूछा कि भाई साहब इसकी लाइफ कितनी है। उसने कहा जनरली 5 ईयर। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। अच्छा, अब आपका मोबाइल को यूज करने का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। आप मोबाइल को जितना टाइम देते हो, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता उतना टाइम देने की, ठीक। अब आप तो पूरी रात बात कर सकते हो, हमें तो सुबह क्लास रिकॉर्ड करनी होती है, रात को सोना होता है, तो कहां बात करेंगे, और बात करने वाली साथ रहती है, ठीक। बात सुन रहे हो जी सर। अब आप जो इस मोबाइल को यूज करेंगे, मान लो 4 ईयर ही मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, और मैं मोबाइल को 8 ईयर यूज करूंगा। तो आप बताइए हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, क्या 5 ईयर के हिसाब से चार्ज करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं अगर 8 ईयर असेट को यूज कर रहा हूं तो मैं 8 ईयर के हिसाब से तो एक्टिव खर्चा बुक करूंगा, और आप कितने ईयर के हिसाब से बुक करेंगे, 4 ईयर के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन हमेशा यूजफुल लाइफ के हिसाब से चार्ज किया जाता है। इकोनॉमिक लाइफ, जनरल लाइफ, यूजफुल लाइफ का मतलब जो एंटिटी के लिए यूजफुल रहेगी लाइफ असेट की, मीन्स एंटिटी असेट को कितने ईयर तक यूज कर पाएगी। आइए अब इस एग्जाम्पल में चलते हैं। हमने एक असेट को परचेज किया 10 लाख पे, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। बिल्कुल ठीक है। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि आप उस असेट को कितने ईयर तक एक्सपेक्टेड है कि कितने ईयर तक यूज करेंगे, या उससे कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब मान के चलते 5 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है, और 5 ईयर के बाद हम इसे 1 लाख की एज ए स्क्रैप वैल्यू बेच देंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो असेट है वो कितने की है, 10 लाख की। एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो हमें ये 10 लाख है ना, 10 लाख कर लो, 10 लाख में होना, हमें अल्टीमेट क्या करना, 9 लाख खत्म करना और ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब जो ये 9 लाख है, दिस इज कॉल्ड आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट, दिस इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ। कहता है डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन है किसका, डेप्रिसिएबल अमाउंट का। डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब क्या है, आपकी असेट की कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट एज रिड्यूस्ड बाय एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू, ठीक। डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। आगे बढ़े, हाँ जी। अब इंडिया 16 से हमने पूछा कि डेप्रिसिएशन के मेथड कितने हैं, कौन से लगाएं। इंडिया 16 कहता है, देखिए मैं कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं तो बस ये बोलूंगा कि आप क्या करेंगे, जैसे असेट को यूज करके बेनिफिट ड्राइव करते हो ना, तो उसी वे से आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करेंगे।
अगर आप इक्विवेलेंट यूज करते हैं तो एसएलएम लगा दो। अगर आप असेट को स्टार्टिंग में ज्यादा यूज करते बाद में कम यूज करेंगे तो डब्ल्यूडीवी लगा दो। अगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड है, मतलब आपको पता है कि आपने अल्टीमेट क्या करना, 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी, तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लगा दो। ज्यादा बेटर मेथड ये रहेगा क्योंकि यूसेज बेस है, लेकिन अगर मान लो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या रिलायबल डेटा नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर एसएलएम या डब्ल्यूडीवी लगा देंगे। लेकिन जो भी मेथड लगाएं आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि उस मेथड की वजह से डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो उसी वे से आए जिस वे से आप असेट को यूज करके बेनिफिट ड्राइव कर रहे हैं। आगे बढ़े। हाँ जी, आइए, मैंने आपके साथ ये बात मेथड, ये बात डिस्कस कर ली है, ये बात पर्पस डिस्कस कर लिया है। मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक हवाई जहाज है और मैं एक कंपनी हूं, ठीक। जो हवाई जहाज है, हम एक काम करते हैं, उसको हम कुछ पार्ट में तोड़ते हैं। हवाई जहाज की जो बॉडी है ना, उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ मान लो 50 ईयर है। हवाई जहाज का जो इंजन है उसकी यूजफुल लाइफ मान लो आपका 30 ईयर है, और बाकी जो चेयर वगैरह है मान लो उसकी लाइफ आपका 5 ईयर है। तो डेप्रीसिएशन हम हवाई जहाज के ऊपर कैसे चार्ज करें, 50 ईयर के हिसाब से, 30 ईयर के हिसाब से, या 5 ईयर के हिसाब से? तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हवाई जहाज को इनमें एलोकेट करना पड़ेगा। तो इंडिया 16 ये कहता है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसे क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज एलोकेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर हम जो बुक्स में हवाई जहाज को दिखाएंगे क्या अलग अलग पार्ट में दिखाएंगे? नहीं, हवाई जहाज को आप सिंगल दिखाएंगे, लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो आप उसे क्या करेंगे, कंपोनेंट में एलोकेट कर लेंगे। अब कंपोनेंट में जब आप उसे एलोकेट करेंगे, कुछ बात आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट है उसे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट की फेयर वैल्यू की रेशो में एलोकेट कर लेंगे। टोटल कॉस्ट को कंपोनेंट की फेयर वैल्यू की रेशो में एलोकेट कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वो ये कहता है आप क्या करेंगे, हर कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज कर लेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक एसेट है, उसमें ना 4 कंपोनेंट है, ए बी सी डी, ठीक। 4 कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है, कंपोनेंट ई बच गया। ऐसे बोलता हूं, अपने पास ना 4 मेन कंपोनेंट है, फिर से बात बोलता हूं, अपने पास 4 मेन कंपोनेंट और कुछ पार्ट बच गया एसेट का। हमने क्या किया, एक असेट को कंपोनेंट वाइज तोड़ा तो 4 मेन कंपोनेंट निकल गए और कुछ पार्ट बच गया। तो कहता है जो पार्ट बच गया उसको आप क्या करेंगे, एक सेपरेट कंपोनेंट मान लेंगे। चले, हाँ जी। कहता है अगर मान लो 2 कंपोनेंट या 2 से ज्यादा कंपोनेंट, जैसे मान लो यहाँ पे ए और सी है, ऐसे हैं जिनकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ सेम है और डेप्रिसिएशन का मेथड सेम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन पर्पज के लिए उनको कंबाइन कर देंगे। ये बात होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है एंटिटी क्या करेगी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को रिव्यू करती रहेगी। अगर उसको लगता है कि जिस वे से वो बेनिफिट ड्राइव कर रही थी वो चेंज हो जाएंगे तो मेथड चेंज कर लेगी, और जो भी चेंज होगा उसे प्रोस्पेक्टिव बेस पे कंसीडर करेगी एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। प्रोस्पेक्टिव बेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक असेट थी 1 लाख की, मैं एसएलएम लगा था 10% के हिसाब से, 3 साल तक मैंने एसएलएम लगाया, अब अमाउंट कितना 70,000 है। और अब हमें इसके बाद जो असेट को यूज करना है, स्टार्टिंग में ज्यादा यूज करना, बाद में कम, तो डब्ल्यूडीवी मेथड पे चले गए हम लोग ना। तो मैं क्या करूंगा, अब इसी को बेस लेकर आगे एडेप्शन चार्ज करूंगा। दिस इज कॉल्ड आपका प्रोस्पेक्टिव बेस। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, इसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं डेप्रिसिएशन को आइडेंटिफाई करने के, कैलकुलेट करने के कितने फैक्टर हैं, तो आप बताओ कौन कौन सा फैक्टर है? सर हम बताते हैं, मैंने कहा बताओ सर। एक आपका कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट, बिल्कुल ठीक है, और एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू, बिल्कुल ठीक है, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और सर मेथड। नहीं दोस्त, ये 3 ही फैक्टर हैं, क्योंकि जो मेथड है ना वो तो इस बेस पे डिसाइड किया जाता है कि हम अल्टीमेट असेट को यूज कैसे करेंगे। बन की बात? हाँ जी। कहता है आप इन तीनों फैक्टर को क्या करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पर रिव्यू करेंगे, और अगर किसी भी फैक्टर में चेंज आता प्रोस्पेक्टिव बेस उसका इंपैक्ट लेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिस्पेक्टिव की कंपनी कॉस्ट मॉडल लगाती है, रेवोल्यूशन मॉडल लगाती है। डेप्रिसिएशन आपका उस डेट से चार्ज होगा जिस डेट पे असेट रेडी टू यूज हो जाती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो आपका वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से चार्ज होता है। क्या हम डिफरेंट असेट पर डिफरेंट मेथड लगा सकते हैं या सेम असेट पर डिफरेंट मेथड लगा सकते हैं? बहुत सिंपल कहता है इंडिया 16, आप ये देखेंगे जो असेट है उसकी यूज एंड नेचर, अगर एक भी अलग है तो आप अलग मेथड लगा देंगे। यूज या नेचर एक भी अलग है तो अलग मेथड लगा देंगे। जैसे मान लो बिल्डिंग और मशीनरी, दोनों का नेचर क्या है सर, अलग है, अलग मेथड लग जाएगा। 2 मशीनरी है सर, नेचर सेम है, लेकिन मान लो मशीनरी दोनों का यूज अलग है, तो आप क्या करें, डिफरेंट मेथड लगा सकते हैं। अगर असेट ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन पे है तो क्या हम डिफरेंट मेथड लगा सकते हैं? प्राइमा फेसी कहता है अगर डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है तो यूज या नेचर अलग है, फिर तो अलग लगा दो मेथड, फिर तो ज्योग्राफिकल लोकेशन की कोई रोल ही नहीं, ठीक। लेकिन अगर नेचर और यूज सेम है और ज्योग्राफी के
ज्योग्राफिकली अलग जगह पे लोकेटेड है तो उस केस में प्राइमा फेसी कहता है अलग मेथड नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से एसेट की लाइफ पे कोई इंपैक्ट पड़ता है तो फिर आप अलग मेथड लगा सकते हैं। डेप्रिसिएशन लगना कब बंद होगा, इससे पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को लौट के आऊंगा। देखिए, रिटायर्ड एसेट कौन सी होती है? रिटायर्ड एसेट वो एसेट होती है जिसका एक्टिव यूज बंद हो जाता है। रिटायर्ड एसेट को हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं? कैरिंग अमाउंट और आपका एस्टिमेट नेट सेलिंग प्राइस विच एवरेज लोअर। अगर नेट सेलिंग प्राइस कम है कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में, डिफरेंस हम कहां लेके जाएंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक, अब मैं आपसे क्वेरी पूछूंगा, आपने उस क्वेरी का आंसर देना है। अगर असेट रिटायर्ड हो जाती है तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाता है? अगर असेट रिटायर्ड हो जाती है तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाता है? मैं बता दूं? नहीं सर, हम बताएंगे। अब बताओ। अब यहां पे ना कुछ स्टूडेंट का आंसर आता है यस सर, कुछ स्टूडेंट मना करते हैं। मैं आपको बता दूं, प्राइमा फेसी अगर असेट रिटायर्ड होती है तो डेप्रिसिएशन बंद नहीं होता। डेप्रिसिएशन रिटायर्ड एसेट के केस में प्राइमा फेसी नहीं बंद होता, दो केस को छोड़ के। एक, या तो एसेट फुली डेप्रिसिएट हो चुकी है। अगर एसेट फुली डेप्रिसिएट हो चुकी है डेप्रिसिएशन वैसे नहीं लगना। या फिर जो एसेट है ना जो रिटायर्ड हो चुकी है उसके ऊपर ना प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है? प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड। अब अगर मान लो एसेट का एक्टिव यूज बंद कर रखा है तो नील प्रोडक्शन नील डेप्रिसिएशन। तो प्राइमा फेसी रिटायर्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहता है, एक्सेप्ट टू केसेस है। एक आपका, या तो एसेट फुली डेप्रिसिएट हो चुकी है, या जो एसेट है फुली, बोलो सर, बोल दिया हमने, फुली डेप्रिसिएट हो चुकी है एसेट, या फिर जो एसेट उसके ऊपर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लग रहा है। ठीक, अब कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं रिटायर्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। वो गलत है। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लगना कब बंद होता है? कहता है या तो जो एसेट है उसकी एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू जो है, एसेट की एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, कैरिंग अमाउंट 1 लाख, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू 150, डेप्रिसिएशन कहां से लगेगा? क्योंकि डेप्रिसिएबल अमाउंट ही नहीं है। या फिर जो एसेट है वो हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दी है, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दी, फिर वो इंडेक्स 105 में चले जाएगा। और इंडेक्स 105 ये कहता है कि जब असेट को आप हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देंगे तो उस डेट से डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाता है। इसका मतलब असेट अगर सिर्फ रिटायर्ड होती है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना बंद नहीं होगा, एक्सेप्ट इन केस जहां पे असेट फुली डेप्रिसिएट हो चुकी है या फिर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लग रहा है। लेकिन अगर असेट को हमने हेल्ड फॉर सेल रख दिया तो फिर उस केस में डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से बात सुनना, डेप्रिसिएशन लगना कब बंद होगा? जब असेट को आप हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देंगे या फिर एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू जो है आपका कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में बराबर या उससे ज्यादा है। अब रिटायर्ड एसेट में और असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैंने अपने स्टाफ को बोला एसी क्यों बंद कर दिया? उन्होंने कहा साहब सर्दियां आ गई हैं। मैंने कहा यार अब तो एसी सर्दियों में चलेगा ही नहीं, तो ये आपका असेट का एक्टिव यूज बंद है, दिस इज कॉल्ड रिटायर्ड एसेट। मैंने कहा ये एसी क्यों बंद कर दिया? सर हमने डिसाइड तो कर लिया कि अब हम इसको बेचेंगे। जब इंडेस 105 की वो दो कंडीशन क्वालिफाई कर जाती है, एक तो सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, और वो करंट कंडीशन में क्या है, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल होती है। तो उस केस में हम उसे क्या करते हैं? क्लासिफाइड एज फॉर हेल्ड सेल करते हैं। ठीक, क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके ऊपर डेफिनेशन लगना बंद हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे? लैंड और बिल्डिंग का अमाउंट अलग अलग बाइफरकेट करें, क्योंकि जो बिल्डिंग है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता। ठीक, लेकिन अगर लैंड जो है वो अपने पास फाइनाइट लाइफ के लिए है तो उस केस में उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी एसेट को आपने किसी दूसरी एसेट के लिए यूज किया तो फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप कैपिटलाइज कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। अब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए मैं ट्रैक्टर यूज कर रहा हूं, तो जितने टाइम पीरियड के लिए मैं ट्रैक्टर को बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करूंगा उतने टाइम पीरियड का जो डेप्रिसिएशन होगा ट्रैक्टर के ऊपर वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। चले आगे। हाँ जी, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या होता है, हमने कुछ ईयर पहले एक बिल्डिंग परचेज की थी। हमने क्या किया था, एक सेकेंड, हमने कुछ ईयर पहले ये एक बिल्डिंग परचेज की थी और इस बिल्डिंग पे ये गेट लगा हुआ था। हमने बिल्डिंग परचेज की थी और ये गेट लगा हुआ है। ठीक, आज हम इस गेट को रिप्लेस करा रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एसेट और कंपोनेंट। ठीक, कहता है अगर आप किसी भी एसेट या कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो न्यू कंपोनेंट है उसे कैपिटलाइज कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसे आप क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट पे डीकैपिटलाइज कर देंगे। और इसके अगर कोई प्रोसीड्स आती है तो डिफरेंस आप पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे। ठीक, ये एक जनरल प्रोविजन है। अब यहाँ पे एक दो चीजों में प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, हमने इस गेट को रिप्लेस किया, ठीक है, न्यू पार्ट तो कैपिटलाइज कर दिया,
लेकिन हमने इस गेट को अलग से मेंटेन नहीं कर रखा, इसे बिल्डिंग के अंदर ही मेंटेन कर रखा, कंपोनेंट मेंटेन नहीं किया था। तो क्या करेंगे, कहता है आप एक काम करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे, जब आपने बिल्डिंग परचेज की थी वहां से आप क्या करेंगे, जब आपने बिल्डिंग परचेज की थी वहां से लेके यहां तक आप कैरिंग अमाउंट कंपोनेंट का अलग से कैलकुलेट करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे बिल्डिंग आपने 10 करोड़ की ली थी और गेट जो था 50 लाख का था, तो आप क्या करेंगे, 50 लाख पे यहां तक का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो भी कैरिंग अमाउंट आएगा उसे डीकैपिटलाइज करते हैं। ठीक, हमने कहा साहब ये प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अपने पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हम उस डेट पे अगर जाएं तो अपने पास या तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो हम उसका बाइफरकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहता है कोई बात नहीं, फिर आप उस केस में क्या करेंगे, डीकैपिटलाइज तो आपको करना ही करना है। मतलब मैनेजमेंट ये कह के कि साहब अपने लिए थोड़ा सा टफ काम है, ये पॉसिबल नहीं है, बच नहीं सकता, आपको डीकैपिटलाइज तो करना ही करना है। अब हम आपको एक अप्रोच बताते हैं। क्या अप्रोच है, न्यू कंपोनेंट को आप कैपिटलाइज कर दो, कर दिया कैपिटलाइज। न्यू कंपोनेंट आज कितने का, हमने कहा जी 60 लाख का। ये जो कंपोनेंट जिसको आपने रिप्लेस किया है, ये पहले कब परचेज किया था सर, आज से 10 ईयर बैक। तो कहता है 10 ईयर बैक आप क्या करो, इसकी पीवी निकाल लो। हमने कहा जी पीवी मान लो आपका 25 लाख आई। ठीक, तो 25 लाख पे आप क्या करो, 10 ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करो, उसे डीकैपिटलाइज करो। तो बात की एक बात क्या है कि अल्टीमेट आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसे डीकैपिटलाइज करना पड़ेगा। अगर उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीड्स है तो आप उस प्रोसीड्स को डेबिट कर देंगे और डीकैपिटलाइज अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे, डिफरेंस आपका पिनल अकाउंट में चला जाएगा। सब्सिक्वेंट कोर्स का मतलब होता है कि असेट जो है उसके ऊपर आपने आगे एक्सपेंडिचर इनकर किया। इट मीन्स क्या है, जैसे मान लो असेट यहाँ पे रेडी टू यूज होगी, तो इसके बाद आपने क्या किया, असेट के ऊपर खर्चे किए। कहता है अगर रूटीन के खर्चे हैं, डे बाय डे के खर्चे हैं, डे टू डे सर्विसिंग आपके कॉस्ट है, रूटीन के खर्चे पी&एल अकाउंट में, आपने किसी पार्ट को रिप्लेस कर दिया। अगर आप किसी पार्ट को रिप्लेस करते हैं, अगर आप किसी पार्ट को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो न्यू कंपोनेंट जो आपने रिप्लेस किया, या न्यू पार्ट जो आपने रिप्लेस किया, ये देखिए क्या वो पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहा है। यस, अगर वो पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहा है तो उसे आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, और पुराने पार्ट को आप क्या करेंगे, डीकैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मेजर ओवरहोल या इंस्पेक्शन पे एक्सपेंडिचर इनकट करते हैं। कहता है मेजर ओवरऑल या आपने इंस्पेक्शन के ऊपर अमाउंट इनकट किया तो आप क्या करेंगे, न्यू अमाउंट को कैपिटलाइज कर देंगे, और अगर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट उनका है तो आप उसे क्या करेंगे, डीकैपिटलाइज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट अपना डिस्कस हो चुका था। कॉन्सेप्ट नंबर 13, बड़े आराम से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बात सुनिए ध्यान से। क्या होता है, हमारे पास एक असेट को हमने एक्वायर किया, कंस्ट्रक्शन किया, तो डीकमीशनिंग लायबिलिटी है। अगर डीकमीशनिंग लायबिलिटी तो हमने इनिशियली क्या किया होगा, उसे कैपिटलाइज कर दिया होगा। हमने इनिशियली क्या किया होगा, उसे कैपिटलाइज कर दिया होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक अमाउंट आ रहा होगा, जी सर, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी का एक अमाउंट आ रहा होगा, मान लो 10,000 आ रहा था। तो हम इसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर, हम इसे हर साल ना इंटरेस्ट को से अनवाइंड कर देंगे। अच्छा, इनिशियली हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया होगा, मान लो 10 ईयर के बाद हमें असेट को डिस्पोज करना है, 10 ईयर के बाद, तो हमने क्या किया होगा, 10 ईयर के बाद का एस्टिमेट लगाया होगा और उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की होगी, 10,000 आई, और अब हम इसे हर साल क्या करेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर अनवाइंड कर देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इसके अंदर ऐड करते रहेंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को पिनल अकाउंट में चार्ज करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये अमाउंट मान लो आपका 2-3 साल के बाद, 3-4 साल के बाद मान लो 14,000 हो गया। ठीक, मान लो ये आपका कैरिंग अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमने एस्टिमेट लगाया था उसमें चेंज आ गया। अगर एस्टिमेट में चेंज आ गया तो जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी का अमाउंट जो आज कैरिंग अमाउंट है उसमें चेंज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो कहता है चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी का आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। कहते हैं ये बताइए, जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी है अब कितनी आई है, हमने कहा जी 17,000 आ गई। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आप एक तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी को, कितने से क्रेडिट कर देंगे, 3,000 से लायबिलिटी बढ़ी, 3,000 से क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। डेबिट किसे करेंगे, कहता है डेबिट किसे करेंगे, ये बताइए जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इस पे मॉडल कौन सा लगा रखा, हमने कहा जी कॉस्ट मॉडल, कहता पीपी को। अच्छा, ये अमाउंट कम भी तो हो सकता है, मान लो अमाउंट आपका 12,000 हो गया, कोई बात नहीं, डीकमीशनिंग लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, पीपी को क्रेडिट कर देंगे। सो बात की एक बात क्या है, अगर प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी में चेंज होता तो उसका एक इंपैक्ट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी में आएगा, एक इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट उसका कहां पे आएगा, कहते हैं उसका दूसरा इंपैक्ट जो आएगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा पीपी के ऊपर आप कोस्ट मॉडल फॉलो करते हैं, रिवल्यूशन मॉडल फॉलो करते हैं। सर कोस्ट मॉडल, तो पीपी के साथ उसे एडजस्ट कर दो। सर रिवैल्यूशन मॉडल, अगर रिवैल्यूशन मॉडल फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने सेट को रिवैल्यू कर रखा है, उसमें सारे फैक्टर कंसीडर हो चुके होंगे, इसलिए आप फिर क्या करेंगे, उसे रिवैल्यूशन सरप्लस के साथ एडजस्ट करेंगे, डीकमीशनिंग लायबिलिटी में जो भी चेंज है। एक बहुत प्यारी बात आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप रिवैल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो
रिवॉल्यूशन सरप्लस के साथ एडजस्ट करेंगे, बात मैंने बता दी। हाँ जी, लेकिन जरूरी थोड़ा कि आप रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो करें तो रिवॉल्यूशन सरप्लस हो, लॉस भी तो हो सकता है। अगर लॉस होगा तो कहां लेके गए होंगे मुझसे, P&L में, तो फिर आप इस अमाउंट को कहां लेके जाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर। ठीक, एक इंपैक्ट आपका आएगा प्रोविजन फॉर ड्रॉल में, दूसरा अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो बुक वैल्यू पीपी में, रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो करते हैं रिवॉल्यूशन सरप्लस के साथ, अगर रिवॉल्यूशन सरप्लस का बैलेंस अवेलेबल नहीं तो क्या करें, P&L अकाउंट के साथ। ठीक, एक कॉन्सेप्ट ना मैं आपको और बताना चाहता हूं जो आपके क्वेश्चनों में काम आएगा। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है जी सर, यहां पे जो प्रोविजन का अमाउंट है, बड़े आराम से सुनेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मदद करेगा आपकी, है ना, क्वेश्चन सोल्व करने में। मान के चलते हैं कि जो प्रोविजन का अमाउंट है, डीकमीशनिंग लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो आपका 20,000 का अमाउंट है। एक मिनट के लिए ये अमाउंट मान के चलते, ठीक। जो असेट है आज मुझे बेचना चाहता हूं, तो फेयर वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं, कि अगर मैं असेट को आज बेचना चाहूं, बल्कि कैसे बोलता हूं, मेरे को पीपी की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी, तो मैं पीपी की फेयर वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, मैं ऐसे आइडेंटिफाई करूंगा कि अगर मैं इस असेट को बेचना चाहूं तो ये असेट कितने की बिकेगी। ठीक जी सर, अब जो पीपी है मैं अगर उसे बेचना चाहूं तो कितने की बिकेगी, वो एक तरीके से फेयर वैल्यू कहलाएगी। ठीक, क्या कहलाएगी, वो फेयर वैल्यू कहलाएगी। अब जो पीपी मेरे पास है, मान लो आप उसके बायर हो, आप उसके कौन हो, बायर हो, तो मैंने आपसे पूछा भाई साहब ये मैं पीपी बेचना चाहता हूं, इसके कितने पैसे दोगे, आपने कहा इसके पैसे हम देंगे 1080। मैंने कहा 1080 क्यों, आपने कहा सर एक बात सुनिए ध्यान से। मैंने कहा हाँ जी बताइए। कल को जब हम इस पीपी को आपसे परचेज कर लेंगे, अगर हमने आपको इसके 11 लाख दे दिए, ये 11 लाख कहां से आया, मैंने अपनी साइड से बोला, ठीक है, आपके भी यहाँ पे आपने मेरे को बोला कि सर अगर हमने इसके 11 लाख आपको पे कर दिए, तो हमें पता है कि आने वाले टाइम में यूजफुल लाइफ के बाद हम इसे डिस्पोज करेंगे, तो जो डिस्पोजल कॉस्ट आएगी उसकी आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू 20,000 है। तो आप एक काम करो सर, आप 11 लाख हमसे ले लो, 20,000 आप इनकट कर देना बाद में, जो भी अमाउंट उस टाइम पे इनकट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 20,000 है। मैंने कहा साहब मैं इस चक्कर में पढ़ना चाहता, आपके साथ आज ही डील करना चाहता हूं। तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि सर हम आपको 1080 पे करेंगे, अगर आप 1080 मेरे को पे करोगे तो आपको ये कॉस्ट भी बियर करनी है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो असेट आपने परचेज की वो कितने परचेज की होगी, आप एंट्री करेंगे असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1080 की, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी 20,000 की, तो जो असेट की वैल्यू 11 लाख है। मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, बात सुनिए ध्यान से। कभी कभी क्या होता है, असेट की क्वेश्चन में जो फेयर वैल्यू दे रखी होती है ना, वो नेट ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी दे रखी होती है। असेट की जो फेयर वैल्यू दे रखी होती है वो नेट ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी दे रखी होती है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, असेट की इंडिपेंडेंट अगर हमें फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसको ऐड कर देंगे। सो बात की एक बात क्या है कि अगर आप 1080 मेरे को पे कर रहे हैं असेट के अगेंस्ट, इसका मतलब क्या है कि 20,000 आपको ये बियर करना पड़ेगा, तो जो असेट की इंडिपेंडेंट फेयर वैल्यू वो 11 लाख है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में काम आएगा। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक है असेट की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करना इंडिपेंडेंट, और एक है असेट के अगेंस्ट पेमेंट करना। अगर आप असेट की इंडिपेंडेंट फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 11 लाख है, लेकिन जब भी आप ऐसी असेट को जिसके अगेंस्ट डीकमीशनिंग लायबिलिटी है उसे परचेज करेंगे तो आप क्या करेंगे, सामने वाली पार्टी को जो पेमेंट करेंगे तो आप उसमें से उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक, चले हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है सर, मेरे पास एक ट्रक था, रास्ते में मोड़ आया और मोड़ पे गड्डी टकरा गई। अब गड्डी अगर टकरा गई तो सर उसके अंदर फिजिकल डैमेज आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अगर असेट में फिजिकल डैमेज आ गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 36। अब मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस से अगर मैं कोई रिकवरी करता हूं तो मैं उस इंश्योरेंस के क्लेम को तभी रिकॉर्ड करूंगा जब अमाउंट क्या हो जाएगा, रिसेबल हो जाएगा, जब अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, रिसेबल बन जाएगा। ठीक, अगर मान लो एक मिनट के लिए जो असेट मेरे पास है फिजिकल डैमेज आ गया, इंपेयरमेंट लॉस एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 36, कंपनसेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37 जब अमाउंट रिसेबल हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो मैंने इंश्योरेंस करा रखा है रिप्लेसमेंट वाला, मतलब मैं क्या करूँ, इंश्योरेंस कंपनी को जाके ट्रक दे दूंगा, नया ट्रक ले आऊंगा, तो उस केस में जो डी रिकॉग्निशन होगा, फिर इंपेयरमेंट लॉस तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, मतलब असेट को डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा इंड AS 16 के अकॉर्डिंग, और जो न्यू असेट है वो मैं फेयर वैल्यू एक तरीके से रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन रिकॉर्ड कब करूंगा, जब वो अमाउंट क्या हो जाएगा, रिसेबल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं यूके से एक मशीन परचेज करके लेके आया, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। वो जो मशीन है ना उसके अंदर एक रोड है, और वो जो रोड है अगर वो चलने को चले तो 10 साल चल जाए, 15 साल चल जाए, और खराब होने को हो तो वो 2 दिन में खराब हो जाए। अब मैंने क्या प्लान किया, मैंने एक काम किया कि मशीन परचेज की और जो रोड है ना 2 रोड एक्स्ट्रा परचेज कर ले, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से स्टैंड बाई इक्विपमेंट। ठीक, इंश्योरेंस पेयर कहते हैं। अगर कोई आपके पास स्टोर आइटम है,
स्टैंड बाई इक्विपमेंट है, इंश्योरेंस स्पेयर है, तो क्या हम उसे पीपी माने या उसे एज ए इन्वेंट्री माने? कहता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके ऊपर पीपी की डेफिनेशन लगा के देखेंगे। अगर वो पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई करते तो आप उसे पीपी मानेंगे, अगर वो पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करते तो आप उसे क्या करेंगे, फिर आप उसे एज ए इन्वेंट्री मान लेंगे। फिर से बात सुनना, जो मैंने रोड की बात बताई आपको, क्या वो पीपी है या इन्वेंट्री है, हम उसके ऊपर पीपी की डेफिनेशन लगा के देखेंगे। अगर पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई करेगी तो पीपी, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी, आपकी इन्वेंट्री बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखिए, इंडेस 16 ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना पीपी के रिगार्ड में कुछ डिस्क्लोजर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप, अच्छा एक बार मैं आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब बता देता हूँ। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका बैलेंस शीट भी आएगी, पीएनएल भी आएगा, नोट्स अकाउंट भी आएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी भी आएगी। तो पहला डिस्क्लोजर वो कहता है कि आप क्या करेंगे, आप ना हर क्लास ऑफ असेट के लिए मेजरमेंट का बेस बताएंगे। सर बेस, बेबी को बेस पसंद है, मैं बता दूं बेबी को बेस पसंद है, आपको बेबी पसंद है, लेकिन बेबी को जहां जाना तो वो चली गई, इसलिए आप पढ़ाई करें और एग्जाम अच्छे से क्लियर करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, हर क्लास ऑफ पीपी का मेजरमेंट बेस बताना पड़ेगा, ग्रोस कैरिंग अमाउंट बताना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज किया आपने, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड, आपको ये बताना पड़ेगा कि जो असेट है या तो उसकी यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन का रेट बताना पड़ेगा। ठीक, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी पड़ेगी, आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें आप क्या करेंगे, पीपी का ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, रिवैल्यूएशन, क्लोजिंग बैलेंस, वो सब आ जाएंगे। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस वगैरह है तो वो आ जाएगा। ठीक, अदर कोई चेंजेस वो आ जाएगा। अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक तो ये बताएंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन कौन सा है, क्या उसमें इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था या नहीं था वैल्यूएशन करने के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। ठीक है, फॉर ईच रिवैल्यूड क्लास ऑफ पीपी आप बताएंगे कि अगर आप रिवैल्यूएशन नहीं करते तो व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट अंडर द कॉस्ट मॉडल। आप ये बताएंगे कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसमें जो चेंज है ड्यूरिंग द पीरियड वो बताएंगे। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, मतलब जैसे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, तो उसके बारे में आप डिस्क्लोज करेंगे। इंडिया 16 किसके ऊपर अप्लाई होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, लेकिन 4 असेट ऐसी हैं जिनके ऊपर इंडिया 16 अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले कहता है पीपी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, बिल्कुल ठीक है, आपने पीपी को क्या किया, क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल। अब वो इंडेस आपकी 105 में चली जाएंगी। ठीक, सेकंड कहता है बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, 1 मिनट के लिए भूल जाओ बस ना, बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। थर्ड वो कहता है आपका रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवोल्यूशन एसेट, आपका इंडेस 106 लग जाएगा। मिनरल राइट है आपका, आपका मिनरल रिजर्व सच एज ऑयल, नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज। ठीक, उसके ऊपर आपका इंडेस 16 नहीं लगेगा। अब ये जो हाउएवर वाली लाइन लिखी है इसके बारे में थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा। आइए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल असेट के बारे में। देखिए इंडेस 16 जो है वो बायोलॉजिकल असेट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 2 कंपनियां हैं, एक ए लिमिटेड, इसने फैक्ट्री लगा रखी है, बी लिमिटेड, जो बी लिमिटेड कंपनी है फार्मिंग का काम करती है, इसने क्या कर रखा, बड़े सारे मैंगो ट्रीज लगा रखे। जो बी लिमिटेड इसने क्या कर रखा, बड़े सारे मैंगो ट्रीज लगा रखे। ठीक, अब जैसे ए लिमिटेड का दिल धड़कता होगा फैक्ट्री के लिए, ऐसे बी लिमिटेड का दिल किसके लिए धड़कता होगा, मैंगो ट्री के लिए। ए लिमिटेड का ऑब्जेक्टिव क्या है फैक्ट्री को लेके, सर इससे प्रोडक्शन आएगा, उससे इनकम सोर्स, इनकम कमानी। ऐसे बी लिमिटेड का मैंगो ट्री से क्या ऑब्जेक्टिव है, सर उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो मैंगो आएंगे वो उन्हें सेल करेगा और उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। ठीक, कहता है बायोलॉजिकल असेट वो असेट होती है जो लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट होते हैं। अगर लिविंग प्लांट की बात करें तो लिविंग प्लांट में सर 2 टाइप के प्लांट हो सकते हैं, या तो आपका बीरर प्लांट हो सकता है या आपका कंज्यूमेबल आइटम हो सकता है। अगर लिविंग एनिमल की बात करें तो उसमें भी सर आपका या तो आपका बीरर एनिमल हो सकता है या आपका कंज्यूमेबल आइटम हो सकता है। ठीक, कहता है जितनी भी बायोलॉजिकल एसेट है सारी 41 में कवर होगी, एक्सेप्ट बीरर प्लांट आपका 16 में कवर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीरर प्लांट है उसका ऑब्जेक्टिव सर इंडिया 16 से कहीं ना कहीं मैच करता है। बात सुनिए ध्यान से ना, इंडिया 16 किसके ऊपर अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, लेकिन वो बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट में अगर बीरर प्लांट है तो उसके ऊपर आपका इंडिया 16 अप्लाई हो जाएगा। अब जो बीरर प्लांट है वो कौन सा है, कहता है बीरर प्लांट वो प्लांट है जो आपका एक लिविंग प्लांट है और 3 कंडीशन क्वालिफाई करता है। पहली कंडीशन क्या है कि आप उसे यूज करेंगे प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आप उसे यूज करेंगे प्रोडक्शन और आपका सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसे मान लो मेरे पास मैंगो ट्री है तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि मैं उनसे मैंगो प्रोड्यूस करूंगा। ठीक, कहते हैं आप उनसे जो प्रोडक्शन करेंगे
वो एक्सपेक्टेड है मोर देन 12 मंथ करेंगे, ठीक है। और थर्ड है आपका रिमोट लाइक्लीहुड है कि आप उसे सेल करेंगे एक्सेप्ट आपका इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। अगर ये 3 कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है तो आपका बीरर प्लांट बन जाता है। अगर बीरर प्लांट है तो आपका इंडिया 16 में कवर हो जाएगा। अब हम जो बीरर प्लांट की बात करें तो बीरर प्लांट कौन सा प्लांट है? एक ऐसा लिविंग प्लांट जो 3 कंडीशन क्वालिफाई करता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन और आपका सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और एक्सपेक्टेड है कि वो प्रोड्यूस करेगा मोर देन 12 मंथ, और रिमोट लाइक्लीहुड है कि हम उसे सेल करेंगे एक्सेप्ट आपका इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। आगे कहते हैं कि कुछ आइटमों को हम बीरर प्लांट नहीं मानेंगे। अब वो कौन से आइटम है? बात सुनिए ध्यान से। मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है आप बी लिमिटेड कंपनी चलाते हो? मैंने कहा हाँ जी। आप फार्मिंग का काम करते हो? मैंने कहा हाँ जी। कहता साहब मेरे को ना सफेदे का ट्री चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, तो मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफेदे के ट्री उगाने हैं। अब यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या जो सफेदे के ट्री मैं उगाऊंगा उनको दूसरी बायोलॉजिकल एसेट को प्रोड्यूस करने के लिए उगाऊंगा या उनको बेचने के लिए? सर उनको बेचने के लिए, तो ये कभी बीरर प्लांट नहीं हो सकता। सेकंड एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास एक बंदा आता है, कहता साहब मेरे को ना मैंगो ट्री चाहिए। उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। मैंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मैंगो ट्री है ना, ये 10 साल में जाकर रेडी होंगे। अब मेरी जो इंटेंशन है यहाँ पे मैंगो ट्री को लेके, अल्टीमेट उनको सेल करना है या उनसे अनदर बायोलॉजिकल एसेट को प्रोड्यूस करना है? सर अल्टीमेट सेल करना है। तो फिर जो मैंगो ट्री है वो भी मेरे लिए बायोलॉजिकल बीरर प्लांट नहीं होंगे। फिर से बात सुनना, मैंगो ट्री में यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव वो क्या है? मेरे को अल्टीमेट मैंगो ट्री बेचने, ना कि उनसे अनदर बायोलॉजिकल एसेट को प्रोड्यूस करना, तो उसे भी हम बीरर प्लांट नहीं मान के चलेंगे, ठीक। अब इन बिटवीन क्या होता है? ड्यूरिंग 10 ईयर, मान लो 3 या 4 साल के बाद मैंगो आने लग गए, तो मैं मैंगो भी सेल कर रहा हूँ इन बिटवीन। तो यहाँ पे जो मैंगो मैं सेल कर रहा हूँ ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो अनदर बायोलॉजिकल एसेट प्रोड्यूस करना ही नहीं, बल्कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंगो ट्री प्रोड्यूस करना, एनुअल क्रॉप। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनको इंडेस 41 के अकॉर्डिंग बीरर प्लांट नहीं माना जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है मेरे पास ना, जैसे मान लो कुछ बायोलॉजिकल एसेट है, अब उनको मेंटेन करने के लिए मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रखी है, तो वो पीपीई के अंदर आ जाएगी। एनी असेट यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल एसेट, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट या मिनरल राइट के लिए, तो वो आपका इंडिया 16 में कवर हो जाएंगे। हाउएवर दिस स्टैंडर्ड अप्लाई टू पीपी यूज्ड टू डेवलप और मेंटेन द एसेट डिस्क्राइब्ड इन B2T। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्यारी प्यारी सी बातें डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है। अब जब मैंने फैक्ट्री लगाई तो उस फैक्ट्री की वजह से क्या हुआ कि जो लैंड है ना उसकी पोजीशन खराब होगी। अब गवर्नमेंट के साथ मेरा एग्रीमेंट था कि मेरे को ना 10 ईयर के बाद 20 ईयर के बाद लैंड को प्रॉपर पोजीशन में बना के गवर्नमेंट को वापस करना है। लेकिन मैंने देखा कि जो लैंड की पोजीशन खराब हुई ना, वो पीपी की वजह से खराब नहीं हुई है, बल्कि किसकी वजह से खराब हुई है? जो मैं इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहा हूं उसकी वजह से। जो मैं इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहा हूं, कहता अगर कोई डीकमिशनिंग लायबिलिटी आती है प्रोडक्शन की वजह से, तो फिर आप उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मानेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 2। मतलब इंड AS 2 में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मानेंगे, और ये बात इंड AS 16 ने बोल दी है। Paragraph 18 of Ind AS 16 states that an entity apply Ind AS 2 to the cost of obligation for dismantling, removing and restoring the site on which an item is located that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventory during the period। अगर मान लो वो जो decommissioning liability आई है आपके इन्वेंट्री के प्रोडक्शन की वजह से आई है, ठीक। पहले मैं थर्ड पॉइंट बता देता हूं। देखिए क्या होता है, पहले एक जमाना होता था जब ना कंपनी एक्ट का जो डेप्रिसिएशन का शेड्यूल था वो ये कहता था कि 5000 तक का जो डेप्रिसिएशन है उसे आप क्या करेंगे, 100% के अमाउंट से डेप्रिसिएट कर देंगे। लेकिन अभी कंपनी एक्ट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैंने एक प्रैक्टिकल लाइफ का ये कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि क्या इंडिया 16 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? इंडिया 16 में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, अगर मेटेरियलिटी को लेकर कंपनी कोई पॉलिसी बनाना चाहे कि इतने अमाउंट को 100% डेप्रिसिएट करेंगे, तो वो ऐसा कर सकती है। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से बात सुनेंगे। मैंने क्या किया, कंप्यूटर परचेज किया, ठीक। तो मैं क्या कंप्यूटर को एक असेट मानूंगा? या जैसे मान लो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है, आपका रैम है, आपका मदरबोर्ड है, आपका CPU है, आपका जैसे जो आपका CPU हो गया जी सर, रैम हो गया जी सर, डिस्प्ले है। तो क्या मैं इनको अलग अलग यूनिट मान के चलूंगा या कंप्यूटर को एक सिंगल यूनिट मानूंगा? इंडिया 16 ने ऐसे कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं कर रखी। आप क्या करेंगे, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से यूनिट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है इसमें अभी आपको क्लैरिटी ना आई हो, लेकिन जैसे मैं पॉइंट नंबर 4 बताऊंगा तो आपको इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। आर एनी क्राइटेरिया इन इंडिया 16 टू आइडेंटिफाई यूनिट? इंडिया 16 डज नॉट प्रिस्क्राइब द यूनिट मेजर फॉर रिकॉग्निशन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन आइटम ऑफ पीपी, thus judgment is required in applying the recognition criteria to an item
एन एंटिटी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है, मतलब किस आइटम को यूनिट माने या ना माने उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वगैरह देखेंगे, ठीक, उसमें जजमेंट चाहिए। अब इस पॉइंट में क्लैरिटी आपको इस पॉइंट के बाद आएगी। आइए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ना। मान के चलते हमने क्या किया सर, एक फैक्ट्री लगाई यहाँ पे। अब जो हमने फैक्ट्री लगाई ना, ये बेसिकली यहाँ जो मेन रोड है ना, इससे 2 किलोमीटर इनसाइड है। ये आपका मेन रोड आ गया, ये फैक्ट्री आ गई, और ये आपका 2 किलोमीटर का एरिया आ गया। अब ये रोड कच्चा रोड है, हमें ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमने गवर्नमेंट को चिट्ठियां लिखी, लेकिन कहीं पे कोई या तो रिप्लाई आता था, रिप्लाई आता था तो जस्टिफाई रिप्लाई, मतलब आपका कहीं ना कहीं टाल रहे थे, काम नहीं हो रहा था। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना रोड बना देते हैं अपने आप। तो जो हमने यहाँ पे रोड बनाया, एक क्वेरी आई कि क्या ये जो रोड है इसे मैं एज ए पीपी रिकॉर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मीन्स ये है कि क्या पीपी के लिए ओनरशिप होना जरूरी है। देखिए, अगर मैं इंडिया 16 की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की बात करूं तो पीपी को हम रिकॉर्ड करेंगे अगर 2 कंडीशन क्वालिफाई होती है। एक, हमें उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे, और दूसरा, हम उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो रोड है इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि पब्लिक एट लार्ज भी बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन हमें बेनिफिट मिलेंगे, ठीक। दूसरा, इसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, तो ओनरशिप होना नेसेसरी नहीं, हम इसे क्या करेंगे, एज ए पीपी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम इसे डेप्रिशिएट कैसे करेंगे, क्या इसे अलग यूनिट माने या इसे फैक्ट्री के साथ माने। अब आपको यूनिट वाला कॉन्सेप्ट में आ गया कि हम यूनिट किसे माने। इंडिया 16 ने यूनिट को स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इसके साथ भी डेप्रिशिएट कर सकते हैं, अलग यूनिट मान सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो आपका फैक्ट्री की लाइफ 15 ईयर और इसकी लाइफ 10 ईयर, तो इसे 10 ईयर में डेप्रिशिएट करेंगे, फिर आप इसके साथ मर्ज कर ही नहीं सकते। इसके लाइफ से मान लो 20 ईयर, फिर आप इसके साथ मर्ज करके 15 ईयर में डेप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि 15 ईयर के बाद इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। चलें जी सर, चलिए, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सब्सिक्वेंटली जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मेजरमेंट होता है और आपका आरओई सेट का मेजरमेंट होता है, वो इसी इंडेक्स में होता है। देखिए क्या होता है, मान लो हमने एक पीपी एक्वायर की, हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम इसे ऐसे प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन डिजायर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पीपी को कैपिटलाइज करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसकी यूजफुल लाइफ थोड़ी कम रखें, डेप्रिसिएशन का आप अकॉर्डिंगली मेथड आइडेंटिफाई करें, लेकिन आप उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। कट ऑफ डेट कैपिटलाइजेशन की कब होगी, जब एसेट रेडी टू यूज हो जाती है, ठीक। एक प्यारा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने एक सिनेमा हॉल बनाना था, इसके लिए मैंने क्या किया, एक एरिया देखा, तो मैंने उस एरिया के मालिक से बात की, मैंने कहा भाई साहब ये लैंड परचेज करनी है, कितने की, उसने कहा 11 करोड़ की। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, लैंड का जो वैल्यूशन है वो तो 10 करोड़ आ रहा है। उसने कहा साहब आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मैंने कहा हाँ बिल्डिंग मेरे को बिल्कुल दिखाई दे रही है यहाँ पे बनी हुई। कह रहा 1 करोड़ उसके। मैंने कहा भाई साहब 1 करोड़ उसके, तो कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को बिल्डिंग चाहिए नहीं। उसने कहा ठीक है, जो बिल्डिंग के साथ लेगा हम उसको बेचेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, लैंड परचेज करना। तो इस केस में पता क्या होगा, मैं जो 11 करोड़ पे करूंगा ना, वो मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड ही मानी जाएगी, और जो बिल्डिंग है उसको मैं जब डिसमेंटल करूंगा, तो जो डिसमेंटल वगैरह कॉस्ट है, क्योंकि वो असेट को रेडी टू यूज करने में आ रही है, तो वो भी कैपिटलाइज हो जाएगी, और अगर उससे कोई रिकवरी होती है तो उससे मैं माइनस कर दूंगा। कोविड-19 का हालांकि एक्सपेक्टेशन कम ही है कि इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या उस केस में डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। सर डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा, एक्सेप्ट इन ए केस जहां पे असेट के ऊपर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लग रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड के केस में नील डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि नील प्रोडक्शन था, ठीक। चलिए जी सर, इसी के साथ इंडिया 16 का रिवीजन मैंने आप लोगों को करा दिया है। ऐसी डिटेल रिवीजन वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर इंडेक्स के लेके आऊँगा। आपने कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और अपने सब दोस्तों से शेयर करना है। अगर आपका कोई भी और सजेशन है तो मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स आपका है, उसे भर देना, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। मैं इस बात की आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं हर इंडेक्स को ऐसे डिटेल में आपको रिवाइज कराऊंगा, 100% कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।